से आपको मिल जाएगी। आरिश, आप एक काम करो, चैट स्क्रीन पे अपना नंबर भेज दीजिए तो आई कैन सेव इट एंड शेयर इट विथ यू। वैसे ये आप स्टूडेंट से भी आपस में आप लोग कोऑर्डिनेट करके ले सकते हैं। अहमद अगेन, ठीक है। आरिश बेटा देखो, अभी हमारे पास फ्राइडे तक तो आप रेगुलर क्लासेस ले, तो डिस्क्रिप्टिव का जहां पर डिस्कशन है ये मैंने आपको शायद फर्स्ट क्लास भी बताया था, और इसके हिसाब से अगर मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी एट in the last class, that is on Friday. ठीक है जी, आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिजाइंस। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। स्ट्रक्चर के अंदर हायरार्की आ जाती है कि भाई कौन किसका बॉस है, वरना हम जो है, अगर हमें कोई भी आके कोई भी काम करने के लिए बोलता है तो हम जो है वो उसके इंस्ट्रक्शंस को क्यों फॉलो करेंगे, ठीक है ना। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो हम जो हैं वो हमेशा तभी काम कर रहे होते हैं जब हमें बॉसेस की तरफ से ऑफिशियल कोई हमारे पास जो है वो इंस्ट्रक्शन आएगा, तभी हम फॉलो कर रहे होते हैं, अदरवाइज वी डोंट। ठीक है जी। तो अब अगर मैं भी आपको कोई बात बोलती हूँ तो वो आप वैसे नहीं मेरी बात कभी भी सुनेंगे, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है, अगर मैं आपकी टीचर हूँ, मेरे पास पावर है क्लास के अंदर, तभी आप मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हर तरह के डिजाइन्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन की अगर बात करें तो कुछ डिजाइन्स जो हैं वो हम वर्क स्पेशलाइजेशन के तौर के ऊपर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एचआर डिपार्टमेंट के अंदर वही लोग काम कर रहे होते हैं जिनके पास एचआर के अंदर महारत या स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट्स होते हैं, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही डिपार्टमेंट नहीं होता, मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एडमिशन डिपार्टमेंट, ये सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और ये अपनी स्पेशलाइजेशन के ही अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं, अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपने नॉलेज से रिलेटेड काम कर रहे हैं। चेन ऑफ कमांड, हर डिपार्टमेंट के अंदर कोई ना कोई डिपार्टमेंटल हेड होगा, फिर उसका जूनियर होगा, फिर उसका जूनियर होगा, इस तरह से चेन ऑफ कमांड चल रही होती है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, हर इंडिविजुअल के अंदर अंडर जो है वो 3-4 लोगों की टीम काम कर रही होती है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल, उसके पास अगर 3 लोग उसके रिपोर्टिंग लाइन के अंदर तो 3 हो जाएगा, अगर 4 है तो 4 हो जाएगा, 50 है तो 50 हो जाएगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल जितना बढ़ता चला जाएगा, कंट्रोल उतना लूज करना पड़ेगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल जितना छोटा होगा, कंट्रोल उतना टाइट होगा। देन हम सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पहले भी पढ़ चुके हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिसीजन मेकिंग पावर लाइज विद द सेंट्रल अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन इज द ब्रांच ऑफिस एंड सेंट्रलाइजेशन इज द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से डिसीजन लिए जाते हैं और कुछ डिसीजंस मेकिंग अथॉरिटी सेंट्रली होती है और कुछ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हम डिफरेंट ब्रांचेस को भी दे देते हैं कि भाई आप अपने ब्रांच, फॉर एग्जांपल आईसीएमपी का हेड ऑफिस इज नीपा, लेकिन नॉर्थ कैंपस के अंदर या सोल्जर बाजार कैंपस के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है या कोई काम आ जाता है, कोई अर्जेंसी हो जाती है, तो वो अपने कैंपस के अंदर अपने डिसीजन मेकिंग खुद ले सकते हैं। उनके पास पावर होती है कि वो किसी हद तक वो डिसीजंस खुद ले लें। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट की एग्जामिनेशन रिलेटेड क्यूरी है, कोई एडमिशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई एस नंबर है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई मसला है, तो वो उनको सेंट्रली भेजना पड़ेगा, हेड ऑफिस भेजनी पड़ेगी चीजें। Is the example clear to all of you? Then हम बात करते हैं फॉर्मलाइजेशन। देखिए, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जब भी स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए होता है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए होता है, तो उसको हम कहते हैं फॉर्मल चेन ऑफ
नेटवर्क, या फॉर्मल आप कहते हैं नेटवर्क, आपने पढ़ा है व्हील, वाई, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, तो ये फॉर्मल मतलब ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व। ठीक है, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। हम क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम क्यों ऑर्डर कर रहे हैं, हम क्यों स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, दीज आर द पर्पसेस, दीज आर द रीजंस, ताकि हम काम को डिवाइड कर सकें, हम जॉब्स को डिवाइड कर सकें डिपार्टमेंट्स के अंदर। हर डिपार्टमेंट के अंदर जो हम काम देंगे तो वो एम्प्लॉय के अंदर नॉलेज होगी, स्किल्स होंगे उस काम को करने का। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंट्स को अकाउंटेंसी, क्रेडिट, डेबिट, आपका बैलेंस स्टेटमेंट, आपका सारी बजट एलोकेशन, सारे पैसे से लेन देन के जो भी मामला है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैंडल करता है। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सारी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज, कोई भी चीज है उसको पोजीशन कैसे करना है, एड कैसे बनाना है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, सो ये सारी चीजें मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। एचआर डिपार्टमेंट अगर आ जाए तो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर हायरिंग, रिक्रूटमेंट, बेनिफिट, सैलरी, पेरोल, ये सारी चीजें जो है वो एचआर के स्पेशलाइजेशन की फील्ड के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब हर डिपार्टमेंट की के अंदर हर इंडिविजुअल की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू देयर पोजीशन। हर पोजीशन को किसी ना, हर इंडिविजुअल को किसी ना किसी पोजीशन के ऊपर हायर किया गया था, यानी एक एम्प्लॉय एक पोजीशन के ऊपर काम कर रहा है, उस एम्प्लॉय की कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं उस पोजीशन के ऊपर काम करते हुए। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम तर डिपार्टमेंट एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एडमिशन हुआ तो पहले आप एडमिशन डिपार्टमेंट में होंगे, फिर आप एकेडमिक्स डिपार्टमेंट में होंगे, फिर आपने फीस जमा कराई होगी तो वो आपने अकाउंट्स या फाइनेंस डिपार्टमेंट में करवाई होगी। तो सारे डिपार्टमेंट्स इंटर रिलेटेड एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। ठीक है, और हमने छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स के अंदर 4-4, 5-5 लोगों के डिपार्टमेंट में या 50-50 लोगों के डिपार्टमेंट के अंदर हमने यूनिट्स बना दिए जिसको हम फंक्शन कहते हैं, और उस डिपार्टमेंट में उस फंक्शन के अंदर एक जैसी जॉब्स होती हैं। ठीक है, अब डिपार्टमेंट के अंदर, ग्रुप के अंदर, टीम के अंदर इंडिविजुअल जब एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो जाहिर सी बात है उनके बीच में ताल्लुकात होते हैं, और ताल्लुकात जितने स्ट्रांग होंगे काम उतना बेहतर होगा। लेकिन ताल्लुकात अपनी जगह, क्योंकि उनके हर हर इंडिविजुअल का कोई ना कोई लाइन ऑफ अथॉरिटी होता है, यानी कोई ना कोई उसका बॉस होता है। बॉस उसको कोई भी बात बोलता है, भले बॉस से मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो, मेरे बड़े अच्छे फ्रेंडली ताल्लुकात होते हैं मेरे बॉस से मोस्ट ऑफ द टाइम, बट बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक है, बॉस अगर मुझे कोई भी काम कह रहा है किसी भी वक्त कह रहे हैं तो मुझे वो काम सुनना है, मुझे वो काम करना है, दैट इज माई पार्ट ऑफ माई जॉब। ठीक है, फिर मुझे एलोकेट किया जाता है काम, मुझे रिसोर्सेज भी दिए जाते हैं काम करने के लिए, मुझे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाती है। इवन अगर अभी आप ये देखें तो हम जूम की आईडी लॉग इन कर रहे हैं, आईडी पासवर्ड हमको दे दिया गया है, तो ये आईडी पासवर्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ आईसीएमएपी बिकॉज उन्होंने इसको पे किया है। ठीक है, हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो मुझे एलोकेट किया गया है, मुझे डिप्लॉय किए गए हैं ये टाइमिंग्स फ्रॉम 5:10 ऑनवर्ड्स। तो आपने ये देखा होगा कि मैं 5 बजे से भी लॉग इन करने की कोशिश करती हूँ तो आप इस आईडी के ऊपर दूसरी क्लास चल रही होती है, तो मुझे लॉग इन 5:05 के बाद ही मिल रहा होता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर शेयरिंग एंड वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ आईसीएमएपी इवन सिटिंग वर्चुअली। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई सवाल है किसी बच्चे को तो प्लीज कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर वर्क स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है, देखिए फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, और आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर देखें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आई वुड लाइक टू शो यू दीज थिंग्स। यहाँ पर मैंने अभी एक स्लाइड जो है वो आपकी, या देखिए दीज आर द स्ट्रक्चर्स, दीज आर द डिजाइन जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लो चार्ट्स, ऑर्गेनोग्राम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फॉर एग्जांपल सिंपल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ कम लोग काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 4 या 5 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, एक ने 50% इन्वेस्टमेंट की है, बाकी सबने जो है वो 20-20% की इन्वेस्टमेंट कर दी है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल, तो अब आप ये देख रहे हैं जो ओनर है, ही इज द मैनेजर, जिसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई, जैसे 60% के 70% की इन्वेस्टमेंट की हुई है, ही इज द मैनेजर। बाकी लोगों ने कुछ कम इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये एक छोटा स्ट्रक्चर है, इट्स अ सिंपल स्ट्रक्चर। इसके अंदर कोई भी काम आता है तो हम फौरन के फौरन ये तीनों चारों लोग मिलकर डिसीजन ले लेते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वर्किंग के अंदर। यहाँ पे कोई सवाल किसी स्टूडेंट को, अब ये जो सेल्स पर्सन है इसके पास स्किल्स होंगे रिलेटेड टू सेल्स, तो इस चीज का काम हमने दे दिया इसको, चीजें बेचने का। दिस इज अनदर सेल्स पर्सन, इन दोनों के पास जो है वो एक जैसे स्किल्स हैं, बट दिस इज अ कैशियर। कैशियर का मतलब है अब ये पैसे का रिकॉर्ड रख रहा है, पैसे की लेन देन कर रहा है, ठीक है। एंड दिस पर्सन माइट बी हैविंग अ गुड मैनेजरियल स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स, तो इसलिए हमने इसको मैनेजर बना दिया है, या इसका परसेंटेज इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। तो दिस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर दैट इज लेस देन 10 पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको हम कहते हैं सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां पे किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो कर लो। फिर हम बात करते हैं फंक्शनल। अब जैसे एक जी बिल्कुल अहमद रजा, मैनेजर के पास डिसीजन मेकिंग इख्तियारात ज्यादा हैं, बिकॉज मैनेजर इज वन लेवल अप, बाकी तीन जो हैं वो सबऑर्डिनेट हैं मैनेजर के, ठीक है। अब फंक्शनल के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि एक सीईओ है, या आप कह लें कि सीईओ के बजाय इसको हम बीओडी कह देते हैं, बीओडी स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर यहां पर मैं यूजुअली जब मेरे पास बोर्ड होता है तो मैं एक आपके यहाँ पे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाती हूँ, फिर मैं जीएम बनाती हूँ, दैट इज एमडी या जीएम। एमडी और जीएम के नीचे जो है वो मैं सारे डिपार्टमेंटल हेड्स बनाती हूँ, और फिर इन इन डिपार्टमेंटल हेड्स के अंदर अंदर पूरे पूरे डिपार्टमेंट चल रहे होते हैं। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली इन डिपार्टमेंट्स को हम क्या कॉल करते हैं, इन डिपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं फंक्शंस। ये ह्यूमन रिसोर्स हेड की पोजीशन है, इसके अंदर पूरा एक डिपार्टमेंट चल रहा होगा जो कि एचआर का डिपार्टमेंट होगा। ये फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का हेड है, ठीक है, इसके अंदर पूरा फाइनेंस एंड अकाउंट के डिफरेंट हेडर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एक अकाउंटिंग का हो सकता है, एक फाइनेंस का हो सकता है, एक बजट का हो सकता है। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर भी डिफरेंट हेड बन सकते हैं, एक आपका रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट का हो सकता है, एक कंपनसेशन एंड बेनिफिट का हो सकता है, एक पेरोल का हो सकता है, एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का हो सकता है। ये 4 हेड्स बना दिए मैंने, ठीक है। तो लेकिन ये सारे हेड्स कहाँ पे काम करेंगे, इस डिपार्टमेंट के हेड के अंडर काम करेंगे। तो दीज आर जस्ट दी हेडिंग्स टू एक्सप्लेन यू कि इस इन हेडिंग्स के अंदर पूरा पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल। यहां पे किसी को कोई सवाल? एनी क्वेश्चन इफ यू हैव प्लीज राइट इट ऑन द चैट स्क्रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां पे किसी को कोई भी सवाल है तो बेटा कर लो। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आया है मेरे पास, हिरार्की। हिरार्की का मतलब होता है कौन किसकी रिपोर्टिंग लाइन में है, कौन किसके पास कौन बॉस है, कौन सबऑर्डिनेट है, दैट इज हिरार्की। हिरार्की फॉलो करनी, यानी बॉस ने जो कह दिया है उनका रूल हमको फॉलो करना है। जिसके पोजीशन ऊपर होगी उसके पास ज्यादा पावर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है, सिंपल स्ट्रक्चर को एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जी बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर के अंदर भी इनिशियली कम लोग काम करते हैं। बट सिंपल स्ट्रक्चर को हम एसएमई भी कह सकते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, या एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हैं। 3 नाम होते हैं क्योंकि इसके अंदर 10 लोगों से कम लोग काम कर रहे होते हैं, तो ये एक छोटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं डिविजनल के अंदर। नाउ डिवीजन के अंदर एसबीयू का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। एसबीयू इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। यहां पर अगर आप देखें तो ये एक डिवीजन है, ये एक एसबीयू है एक्स। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं मजे की बात तो मैं बता रही हूँ बेटा, ये सीईओ को समझ लो, ये कंपनी का नाम समझ लो, यूनिलीवर या पीएनजी,
ठीक है, ये या तो ये यूनिलीवर है या ये पीएनजी है। अब यूनिलीवर, अभी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि एक 3 साबुन ले लो और वो तीनों साबुन यूनिलीवर के हो, तो उनमें पहला साबुन जो है वो लक्स हो गया, दूसरा साबुन जो है वो सेफगार्ड हो गया, तीसरा साबुन जो है वो डिटॉल हो गया। ये मैं खाली एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है। इट माइट बी डिफरेंट के ये तो मुझे पता है कि लक्स जो है वो यूनिलीवर का है, बट आप सेफगार्ड और डिटॉल को भी इसी कैटेगरी के अंदर शामिल कर लो कि ये प्रोडक्ट भी यूनिलीवर के हैं, बट क्या है, लक्स का अपना डिवीजन होगा, सेफगार्ड का अपना डिवीजन होगा और डिटॉल का अपना डिवीजन होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है डिवीजन का, कि सेफगार्ड यानी लक्स के अंदर उसका अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, उसके अपने फंक्शंस होंगे, जो कि इस डिवीजन, लक्स इज द सब ब्रांड, बिग ब्रांड इज व्हाट, यूनिलीवर। यूनिलीवर के 3 सब ब्रांड्स हैं, पहला सब ब्रांड क्या हो गया, लक्स, दूसरा हो गया सेफगार्ड, तीसरा हो गया डिटॉल। तो लक्स के अपने फंक्शंस होंगे, अपने डिपार्टमेंट्स होंगे, सेफगार्ड के अपने डिपार्टमेंट्स होंगे एंड डिटॉल के अपने डिपार्टमेंट्स होंगे। Is the concept of divisional and SBU clear to all students here? ये कॉन्सेप्ट समांतर बच्चों को क्लियर है? ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, नाइस। अच्छा, अब जो मैं स्ट्रक्चर बताने जा रही हूँ ना, वो थोड़ा डिफरेंट है और वो तुम लोग के लिए नया है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप समझो। अब हम जा रहे हैं मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है, एक मिनट। अब मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर, ओके, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर देखो, मैट्रिक्स के अंदर एक बंदा 2 लोगों को रिपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये वाला जहां पे मैंने कर्सर रखा हुआ है ना, ये इंजीनियर, ठीक है, ये इंजीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी रिपोर्ट कर रहा है और प्रोजेक्ट ए को भी रिपोर्ट कर रहा है, प्रोजेक्ट ए के लीडर को रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। देखो, हमेशा एक बात याद रखना कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैट्रिक्स को भी फॉलो किया जा सकता है, यानी एक बंदे के 2 रिपोर्टिंग लाइन हो गई। तो मैंने तुम लोगों को जो बताया था, स्केलर चेन बताया था, मैंने यूनिटी ऑफ कमांड बताया, मैंने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बताया। अब यहाँ पर तो यूनिटी नहीं रही, यहाँ पर तो 2 लोग अलग अलग हो गए रिपोर्टिंग लाइन के लिए, तो यही प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक बात जो याद रखने वाली और समझने वाली है कि दीज आर द फंक्शंस, फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन एंड सेल्स फंक्शन, और बहुत सारे लाइन से हो सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शंस, फंक्शंस को हमेशा फौकियत हासिल होती है प्रोजेक्ट्स के ऊपर, बिकॉज प्रोजेक्ट ए कंप्लीट होता है और खत्म हो जाता है, प्रोजेक्ट बी कंप्लीट होता है खत्म हो जाता है, प्रोजेक्ट सी कंप्लीट होता है खत्म हो जाता है और दूसरे प्रोजेक्ट्स क्यू के अंदर लग जाते हैं। तो प्रोजेक्ट जो है वो टेम्पररी बेसिस पे होता है, बट डिपार्टमेंट इज ऑलवेज देयर। तो डिपार्टमेंट को या फंक्शन को फौकियत हासिल होती है प्रोजेक्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट लीडर के ऊपर। तो इस केस के अंदर फॉर एग्जाम्पल, अब मजे की एग्जाम्पल मैं तुम्हें देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल डिजाइनर है, ठीक है, डिजाइनर जो कि प्रोजेक्ट लीडर ए को रिपोर्ट कर रहा है और डिजाइनर जो कि वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग को भी रिपोर्ट कर रहा है। अब इसने कोई एड बनाना है, एड कल हमको रन करना है, तो प्रोजेक्ट लीडर ए बोलेगा भाई एड तो अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, हमको एडवर्टाइजमेंट पेमरा को भी दिखाना होता है और उससे अप्रूवल लेने के बाद ही हम रन करते हैं। तो भाई एक काम करो, पेमरा को भेजने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रन कर दो, चैनल वालों को डायरेक्ट भेज दो। तो ये डिजाइनर जो है ये जाएगा मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट के पास और जाके इनको ये बात बताएगा, तो वो बोलेगा नहीं ऐसा हम कर ही नहीं सकते, वरना तो हमारा एड जो है वो बैन हो जाएगा, हमारी कंपनी तो पेमरा जो ब्लैकलिस्ट कर देगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप 2 दिन डिले कर दें, लेकिन पेमरा से अप्रूवल लेने के बाद ही हम एड को रन करेंगे। तो किसकी बात सुनी जाएगी, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग की बात को ज्यादा अहमियत दी जाएगी, ज्यादा फौकियत दी जाएगी, रादर देन द प्रोजेक्ट लीडर ए। इज द एग्जाम्पल क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स हियर? चलो गुड। दीज आर द 4 स्ट्रक्चर्स जो किसी भी
डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यही स्ट्रक्चर्स फॉलो हो रहे होते हैं, सिंपल हो, फंक्शनल हो, डिविजनल हो या मैट्रिक्स हो। आई होप ये चारों आपको क्लियर हो गए हैं। नाउ आई विल बी गोइंग बैक, ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर चीजें बता देती हूँ। स्पैन ऑफ कंट्रोल तो मैंने बताया था, बट फिर एक दफा रिपीट करूंगी। एनीवेज, अब आ जाते हैं हम इस वाली स्लाइड पे, वर्क स्पेशलाइजेशन। तो वर्क स्पेशलाइजेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, हम डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। व्हाई डू वी फॉर्म डिपार्टमेंट? क्योंकि वहां पर लोग अपनी स्पेशलाइजेशन पे जब काम कर रहे होते हैं तो उनका वर्क बहुत अच्छा हो रहा होता है, दे आर वेरी प्रोडक्टिव। तो जब वो बहुत प्रोडक्टिव होते हैं तो उनको स्ट्रेस ऑटोमेटिकली नहीं होगा, उनको किसी किस्म का फटीग खामोखा का नहीं होगा, दे वोंट बी बोर्ड, ठीक है। और वो जो हैं वो एब्सेंट भी नहीं होंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भी नहीं जाएंगे। तो बात यही होती है कि हर इंडिविजुअल को उसकी एबिलिटीज, उसके स्किल्स, उसकी नॉलेज के हिसाब से इस्तेमाल करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि राइट पर्सन को राइट डिपार्टमेंट पे राइट जॉब पे पोजीशन किया जाए। अदरवाइज वो एब्सेंट भी होना शुरू हो जाएगा, वो जॉब छोड़ के भी चला जाएगा, वो स्ट्रेस्ड भी रहेगा, वो बोर भी हो जाएगा, उसको फटीग भी होगी। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन, अब हम डिपार्टमेंट किन बेसिस के ऊपर फॉर्म करते हैं? सबसे पहले फंक्शंस, डिपार्टमेंट्स आर एक्चुअली फंक्शंस। फिर डिपार्टमेंट हमने देखा था डिवीजन के अंदर, प्रोडक्ट, लक्स, सेफगार्ड एंड डिटॉल की एग्जांपल मैंने दी, SBU1, SBU2, SBU3। तो बेसिस ऑन द प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बन जाता है, सब ब्रांड बन जाता है। देन डिवीजन विथ रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफिक रीजन भी हो सकता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके बहुत सारे सिटी स्कूल के कैंपसेस हैं और वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अंदर डिवाइडेड है, और हर का कोई ना कोई एक रीजन जो है वो रीजनल मैनेजर होता है। इवन जितने बैंक्स हैं उनका कोई ना कोई पहले RBH होता है, रीजनल ब्रांच मैनेजर्स होता है। रीजनल RBH स्टैंड्स फॉर रीजनल ब्रांच हेड, कि उस रीजन, ये मेरे रीजन के अंदर आ रही है तो वो RBH हो जाएगा, उसके बाद एरिया मैनेजर हो जाएगा, फिर एरिया मैनेजर के बाद ब्रांच मैनेजर हो जाएगा। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर बेसिकली हम बात करते हैं कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट, प्रोसेस इज द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस इज द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जिसके अंदर चीजें हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड के अंदर प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम सर्विस दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस वेरीज। तो इवन अभी अगर आप ये देखें तो हमें रॉ मटेरियल था, अब आपको खाली जूम के ऊपर आईडी लॉगिन नहीं दे दिया गया, देन वो आईडी लॉगिन के अंदर आप भी लॉगिन है, फिर टीचर का भी लॉगिन होना जरूरी है, मटेरियल होना जरूरी है जिसको कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सर्विस भी प्रोवाइड करने के लिए इनपुट को प्रोसेस के थ्रू गुजरना है तो जाके डिजायर्ड आउटकम या फिनिश गुड रिसीव हो रहा है, ठीक है। कस्टमर्स, अगेन बात करते हैं कस्टमर, दैट इज अभी इस केस में यू गाइस आर द कस्टमर्स, यू कैन बी ट्रीटेड एज अ कस्टमर। आप हमारे प्रोडक्ट भी हैं, आप हमारे स्टूडेंट्स भी हैं और आप हमारे कस्टमर्स भी हैं, ठीक है। तो कस्टमर का ये कि यू गाइस आर हियर enrolled in this program because you need this thing, maybe you are appearing for the paper in the next month, like next month में भी अब हम ऐसे भी बोल नहीं सकते because end of this November चल ही रहा है अब, ठीक है। सो आपके 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अच्छा, अब चेन ऑफ कमांड हमने पहले भी पढ़ा था कि किसके पास इख्तियारात हैं कि वो किसको ऑर्डर दे सकता है, लोएस्ट लेवल, देन मिड लेवल एंड देन टॉप मैनेजमेंट। तो ये लाइन ऑफ अथॉरिटी चलती है जिसके अंदर हम कहते हैं चेन ऑफ कमांड, कि हु इज रिपोर्टिंग टू हुम। जो मेरा बॉस होगा मैं उसको रिपोर्ट कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है जब मैं उसको रिपोर्ट करूँ तो वो मुझे ऑर्डर्स दे सकते हैं। इज इट क्लियर? फिर आगे हम बात करते हैं, हमने वर्ड यूज किया अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब है पावर, पावर विच कम्स विद द पोजीशन, पावर विच कम्स विद द पोजीशन। The executive manager, पहले board of director, then the executive managers, then the mid managers, then the first line manager, and then non managerial people. So this is how the hierarchy flows. फिर responsibilities, जाहिर सी बात है जिसकी जितनी बड़ी पोजीशन होगी उतनी उसकी जिम्मेदारियां होंगी, उससे उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाई जाएंगी, उसकी उतनी ज्यादा सैलरी भी होगी क्योंकि उसका काम ज्यादा होगा जिम्मेदारी का, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड मींस वन बॉस, यू शुड हैव वन बॉस। अभी मैट्रिक्स के अंदर मैंने तुम्हें यही बात बताई थी कि यूनिटी ऑफ कमांड दो जगह से आ रही थी, लेकिन फिर भी हमने कहा फंक्शन को फौकियत ज्यादा हासिल है रादर देन द प्रोजेक्ट मैनेजर।
तो वहां पर भी वन बॉस था. हु वाज दैट वन बॉस? फंक्शनल हेड. कोई कंफ्यूजन? Any question if you guys have? Okay, now let's move ahead. Fine. अच्छा ठीक है. फिर मैंने आपको स्पैन ऑफ कंट्रोल का बताया था. यहाँ पर देखें, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि अगर इफ आई एम द बॉस तो मेरे अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल मेरे अंडर यहाँ पर 4 लोग काम कर रहे हैं, तो मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल इज 4. ठीक है. यहाँ पर एक इंडिविजुअल, उसके अंडर 8 लोग उसकी रिपोर्टिंग लाइन में, तो यहाँ पर स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो 8 हो जाएगा. ठीक है. दैट इज हाउ नंबर ऑफ पीपल रिपोर्टिंग टू मी इज नोन एज स्पैन ऑफ कंट्रोल. ठीक है. स्पैन ऑफ कंट्रोल जितने ज्यादा लोग होते जाएंगे उतना प्रॉब्लम होता जाएगा मुझे कंट्रोल करने में, बिकॉज मैं कितने लोगों के ऊपर नजर रखूंगी, तो आपको कंट्रोल थोड़ा लूज करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे अंडर अगर 50 लोग काम कर रहे हैं तो मैं 50 लोगों पर नजर नहीं रख सकती, लेकिन अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो मुझे पता होगा कि वो कैसा काम कर रहे हैं, मैंने उनके ऊपर टाइट कंट्रोल रखा हुआ होगा. ठीक है. आगे बढ़ जाते हैं. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर सेंट्रलाइजेशन, दैट इज डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, सेंट्रल होती है. डिसेंट्रलाइज्ड, कुछ पावर, कुछ इख्तियारात हम जो हैं वो ब्रांच मैनेजर्स को भी दे देते हैं कि भाई तुम्हारी ब्रांच के अंदर ये जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं इनके लिए हमको कॉल नहीं करो, हेड ऑफिस से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, या आप अपने एंड पे देख लो. फॉर एग्जांपल लाइट चली गई, जनरेटर चलाना है, तो भाई ब्रांच के अंदर पेट्रोल होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए, और ब्रांच हेड जो है वो ये डिसीजन अपने एंड पे ले सकता है. इसके अप्रूवल के लिए आपको हेड ऑफिस कॉल करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, अब जाहिर सी बात है जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको एम्पावर करना बहुत जरूरी होता है कि वो किस कस्टमर को कितनी फैसिलिटी दे सकते हैं या कितना किस हद तक फैसिलिटेट कर सकते हैं. ठीक है. तो हमको अपने एम्प्लॉइज को कुछ हद तक पावर देना चाहिए ताकि वो अच्छी सर्विसेज दे सके कस्टमर्स को, या वो मोटिवेटेड फील करें. ठीक है. हर चीज में अगर एम्प्लॉय ये बोलेगा मैं अपने बॉस से पूछ के बताता हूं, तो भाई अगला बंदा कस्टमर साफ उसको यही बोलेगा कि काम करें आप मेरी बॉस से ही बात करा दे, क्योंकि आपको तो आपके पास तो कुछ इख्तियारात है ही नहीं, आप तो मेरी कोई हेल्प कर ही नहीं पा रहे. सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी स्टूडेंट को, कोई सवाल तो बेटा पूछ लीजिए. If you guys have any question, please ask me now. कोई सवाल नहीं है? Okay. आगे बढ़ जाते हैं. ओके, आई एम स्किपिंग मोर सेंट्रलाइजेशन एंड मोर डिसेंट्रलाइजेशन. इट्स द सेम थिंग, कोई इसमें वो नहीं है. नाउ द नेक्स्ट heading which we will cover is mechanic and organic. There are two types of organizations. One is mechanic organization and the other is organic organization. ठीक है. इसके अंदर देखें, मैकेनिक का मतलब होता है now you are very rigid. आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत रिजिडली फॉलो कर रहे हैं. यू वेरी रिजिड. देखो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, रिजिड, रिजिड विद एवरीथिंग. यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो हाईली स्किलफुल होते हैं, उनकी चेन ऑफ कमांड बहुत क्लियर होती है. और देखो कंट्रोल, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी मेरे अंडर सिर्फ और सिर्फ 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग काम कर रहे हैं तो मैंने कंट्रोल बड़ा टाइट रखा हुआ है. हर चीज मुझसे पूछे बगैर नहीं होगी. सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग. एंड यहाँ पर लाइन ऑफ जो आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल है दैट विल बी वेरी फॉर्मल. ठीक है. इसके कंपैरेटिवली ऑर्गेनिक का मतलब होता है नाउ यू आर फ्लेक्सिबल. ठीक है. अब आप क्रॉस फंक्शनल टीम के अंदर भी काम कर रहे हैं, मतलब आप डिफरेंट टीम्स के अंदर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी आपकी बातचीत चल रही है, आपकी हायरार्की और टीम्स. अब जाहिर सी बात है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग काम कर रहे हैं, तो अब बॉस जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल टाइट नहीं रखेगा. ठीक है. ना ही बहुत फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी. इवन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी वेरी फ्री. और स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत वाइड होगा, तो हम जो है कंट्रोल भी बहुत लूज रखेंगे. सो इज द कॉन्सेप्ट क्लियर ऑर्गेनिक का एंड मैकेनिस्टिक का? एनी क्वेश्चन बच्चों? कोई सवाल है तो प्लीज कर लीजिए. Any question if you have? Okay, now let's move ahead.
अच्छा, ट्रेडिशनल डिजाइन्स के अंदर आपको मैंने अभी सिंपल, फंक्शनल एंड डिविजनल बता दिया था, और इसके आगे एक हमारा नया स्ट्रक्चर आया है, दैट इज मैट्रिक्स। ठीक है, और मैट्रिक्स आपके पास यहां पर है, और इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अंदर मजीद ऑर्गेनिक में ग्रेप वाइन हो सकती है, जाहिर सी बात है, वहां पर अगर हम बोल रहे हैं कि फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, तो ग्रेप वाइन क्या था, इनफॉर्मल था। हु इज दिस, मोहम्मद अहमद। ग्रेप वाइन क्या होती है बेटा, इनफॉर्मल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ना, तो आपको जब हम बोल रहे हैं लेस फॉर्मल, तो वो ग्रेप वाइन हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाइए। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अबाउट दीज स्ट्रक्चर्स, दीज स्टाइल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन इज द सिंपल, जिसको हम एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, और जिसको हम एसएमई भी कहते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। देन इज द फंक्शनल, फंक्शनल के बाद डिविजनल, जिसके अंदर एसबीयू का कॉन्सेप्ट आ जाता है, एंड देन इज मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद एक और नाम यहाँ पर आ रहा है, दैट इज बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बाउंड्री लेस यहाँ पर है। बाउंड्री लेस का मतलब होता है कि देखें, अब यहाँ पर हम लोग कहाँ से काम कर रहे हैं हमको नहीं पता। बाउंड्री लेस कैन बी टेकन एज एन एग्जाम्पल ऑफ विर्चुअल। ठीक है, विर्चुअल के अंदर भी हमको नहीं पता होता कि लोग कहाँ पर हैं, कोई बाउंड्री नहीं होती, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ के काम नहीं कर रहे होते, कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, ये आपको विजिट भी कर लेते हैं, इनकी कोई एक लोकेशन फिक्स नहीं होती। इवन इनका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, इनके बॉसेस भी फिक्स नहीं होते कि उन्होंने यही काम करना और इतने टाइम के अंदर ही करना है। ठीक है, यहाँ पर ये लोग, ये टीम्स बड़े एम्पावर्ड होते हैं, उनका काम होता है लोगों को फैसिलिटेट करना, तो यहाँ पर किसी किस्म की बाउंड्रीज नहीं होती। हम बेसिकली एक्सटर्नल बाउंड्रीज को एलिमिनेट करते हैं। एग्जाम्पल अभी मैं थोड़ी देर पहले तुम्हें बोली थी, वर्चुअल टीम्स को भी आप इसी तरह कंसिडर कर सकते हैं। इट इज अ काइंड एंड टाइप ऑफ बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने पे आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट आपने अपना काम करना है, आप कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, अब ये लोग सब लिंक्ड होते हैं नेटवर्क के अंदर। अगर आप देखें, उबर एंड करीम की एग्जांपल नेटवर्क के अंदर आ जाएगी कि आप एक ऐप से लिंक्ड हैं, और जो भी बंदा उस लोकेशन पे होगा वो पिकअप कर लेगा। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? मॉड्यूलर का मतलब होता है कि अब यहां पर हम आउटसाइड सप्लायर्स को इस्तेमाल करते हैं कि हमें फाइनल असेंबलिंग के अंदर या ऑपरेशन के अंदर हेल्प करो, बिकॉज सप्लायर आर मोर क्लोज विद द कस्टमर्स, वो हमें कस्टमर से फीडबैक लाके दे सकते हैं। तो दिस इज द मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वेयर जहां पर हम बात कर रहे होते हैं कि सप्लायर्स आर मोर एम्पावर्ड बिकॉज दे प्ले अ की रोल बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कस्टमर्स। Any question, if any one of you have, please write it on the chat screen. I'm going to answer you right now. कोई भी सवाल किसी भी बच्चे को है तो प्लीज बेटा पूछ लीजिए। Any question? कोई सवाल नहीं किसी को भी? मिस टॉप वाला डिफाइन कर दें। टॉप वाला इज वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है बिलाल बेटा कि आप फिजिकली कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, नोबडी नोज, बट क्या होता है, आप इंटरनेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के थ्रू कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्लास ले रहे हैं, दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल नेटवर्क। आप अपने घर पे बैठे हैं, मैं अपने घर पे बैठी हुई हूँ, फिर भी हम जो है वो लॉग इन करके क्लास ले रहे हैं, वर्चुअली कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू बिलाल? मेरे ख्याल से सवाल बिलाल नहीं किया था। बिलाल बेटा क्लियर है आपको? ओके, एनीवन एल्स? एक मिनट दे दीजिएगा, मुझे एक फाइल सेंड करनी थी। अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे एक फाइल मांगी थी, मैं अपने मोबाइल पे एक्चुअली उसी फाइल को देख रही हूँ। या बेटा आरिश एक काम करना, मुझे जो है वो आप
मैसेज करना क्लास के बाद, so that I will just track that file and share it with you. अच्छा, एक चीज और बेटा मुझे ये पूछनी थी, देर आर सम स्टूडेंट्स जो कि बार बार मुझसे डिस्क्रिप्टिव के हवाले से सवाल कर रहे हैं. डू यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट आई कैन शेयर द रिटन मटेरियल विथ यू ऑल? किसी का व्हाट्सएप ग्रुप है आप लोगों के पास? ओके, तो फिर यूं करेंगे कि इंशाल्लाह जो हम फ्राइडे के दिन या जैसे ही हमारा ये कंटेंट खत्म हो जाता है तो हम क्वेश्चन आंसर्स एंड उसके ऊपर बात कर लेंगे. अच्छा आरिश, आई हैव शेयर्ड माय ड्राइव विथ यू, ठीक है? एंड इस ड्राइव के अंदर इफ यू सी के एमसीक्यूज का एक फोल्डर है और यहाँ पर तमाम तर एमसीक्यूज आपके पास मौजूद हैं. सो हियर यू गो, ठीक है? बिलाल, इफ यू वांट तो बिल्कुल आप बना सकते हो. इट वुड बी वेरी कन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ यू. आप एक काम करो, मैं अपना नंबर जो है वो यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, चैट स्क्रीन के ऊपर. तो मुझे आप सब मैसेज कर दो ताकि मैं 1-on-1 तमाम तर बच्चों को ये सारा मटेरियल शेयर कर दूं. 034102877. ओके, हियर यू गो. तो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? और व्हाट आई विल डू कि मैंने जो अभी ये आरिश को शेयर किया है ये मैं आप सबको भी शेयर कर दूंगी, बट डू इट आफ्टर द क्लास. अभी मैं 2 मिनट्स का ब्रेक ले रही हूँ, नमाज ब्रेक. जस्ट म्यूटिंग माय माइक, और कोई सवाल है तो आप मुझे चैट स्क्रीन पे लिख दीजिएगा. आई विल बी एबल टू रीड इट. अच्छे स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को जो इसका कहा है कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, तो अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे तो मेरा तमाम सा मटेरियल तैयार हुआ है, ठीक है? तो वो मैं एज इट इज आपसे शेयर कर दूंगी. चाहे आप वो स्लाइड्स कह दें, चाहे आप वो गूगल का FOM का ड्राइव कह दें, तो उस ड्राइव के ऊपर एक MCQs का प्रैक्टिस किट नहीं है. स्टेफन P. रॉबिन्स का ओरिजिनल आपका MCQs किट है. आपके ICMAP वालों के 1000 MCQs जो कि इंडिया वाले हैं वो मौजूद हैं. एंड इसके अलावा जितना मेरे पास आज तक का डाटा बैंक है वो मैंने सारे ड्राइव के ऊपर डाले हुए हैं, तो वो मैं एज इट इज आपसे शेयर कर दूंगी. तो फिर उसके ऊपर डिस्कशन की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उसके लिए मेरे पास आपका कांटेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग यूजुअली अब व्हाट्सएप को यूज कर रही होती हूँ मैं अपनी क्लासेस को कंडक्ट करने के लिए, चाहे कोई भी अनाउंसमेंट हो क्लास कैंसिलेशन से या मटेरियल की शेयरिंग हो. सो दैट इज हाउ आई डू. तो अगर आप उसके ऊपर एक ग्रुप बना लोगे या मुझे आप मैसेज कर दो व्हाट्सएप के ऊपर तो वुड बी ग्रेट. मैंने अपना नंबर यहाँ पे दे दिया आप लोगों को.
तो मैं एज इट इज वही ड्राइव आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो यू विल गेट द मटेरियल। इवन उसके अंदर आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, जिसके पास पीडीएफ बुक्स नहीं है तो वो सारी चीजें उसके ऊपर मौजूद हैं, डाउनलोडेड एंड क्रिएटेड। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अच्छा, आजकल के जो चैलेंजेस होते हैं डिजाइन के अंदर, वो बेसिकली मसला ही सारा ये है कि अब वर्चुअल होने की वजह से कंट्रोल बहुत लूज हो गया है। एम्प्लॉयज आर वेरी मच मोबाइल, यानी उनकी मूवमेंट बहुत इजीली हो सकती है। तो अब ये एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैलेंज है भाई, 9 to 5 वाली जॉब का बड़ा मसला आ रहा है। ठीक है, अब जैसे हम वर्चुअल अभी क्लास ले रहे हैं, तो अब चले नमाज ब्रेक तो अलाउड के चलो 5 मिनट या 2 मिनट के लिए आप वो हो जाए, लेकिन अक्सर क्या होता है कि कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होते। अगर आप ये देख रहे हो कि डे 1 के ऊपर भी कि वो 2 आवर्स का स्लॉट हमें दिया गया है, बट मेरी क्लास, एंड आई बिलीव, ये मैं वैसे भी समझती हूँ कि जो आपकी थ्योरी क्लासेस होती हैं दैट इज 1.5 आवर या 1 hour 45 minutes में यू आर ऑलमोस्ट डन। क्यों? क्योंकि मैं कंटेंट कवरेज के ऊपर देखती हूँ, आई डोंट सी द टाइमिंग। अगर आप देखें तो मैं 3 लेक्चर या 2 लेक्चर्स 1 1.5 2 घंटे की क्लास के अंदर करवा देती हूँ कवर, और उसके अंदर कोई ऐसा वो नहीं होता कि कोई एक टॉपिक मैंने छोड़ा या मैंने कोई एग्जाम्पल स्किप की हो। ठीक है, सो फॉर मी, फॉर अ पर्सन लाइक मी, टाइम मैटर नहीं करता, कंटेंट मैटर करता है। ठीक है, तो लेकिन अब अगर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये उनको प्रॉब्लम हो सकती है कि व्हाई मिस सारा यू नॉट डूइंग इट फॉर 2 आवर्स, व्हाई यू आर जस्ट फिनिशिंग योर क्लासेस इन 1.5 और 1.45 आवर्स, व्हाई? सो एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बिल्डिंग अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, देखो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई ना कोई चेंजेस होती रहती हैं। अब चेंजेस जब होती रहती है तो जो एम्प्लॉयज वर्चुअली काम कर रहे हैं, हम उनको कैसे इन्फॉर्म करेंगे कि क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे तुम लोगों से मटेरियल डाटा शेयर करना है, तो अब मैं तुम लोगों से कैसे डाटा शेयर करूंगी? तो जो बच्चा मुझसे बात कर रहा होगा या जो मुझे मैसेज कर देगा, उससे तो मैं डाटा शेयर कर सकती हूँ। अब ये फिजिकल क्लासेस के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मुझे पता तो मेरा एक सीआर होता है, वो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करता है, और वहां पर हम फर्स्ट वीक के अंदर ये तमाम तर चीजें शेयर कर देते हैं। ठीक है, फिर एग्जाम से पहले और चीजें शेयर कर देते हैं कि ये प्रैक्टिस भी कर लो, ये भी देख लो। ठीक है, मैनेजिंग ग्लोबल स्ट्रक्चर इश्यूज, अब क्या है, ग्लोबली कुछ स्ट्रक्चर जो हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, और हर स्ट्रक्चर का अपना फायदा और नुकसान है। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर या सिंपल है वहां पर 10 लोग तो मैनेज हो सकते हैं, बट 5,000 लोग मैनेज नहीं हो सकते। उसके लिए आपको फंक्शन पे या डिविजन पे जाना पड़ेगा। फिर डिफरेंट डिविजन्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आते रहते हैं। अब लक्स वाले कहेंगे जी हमें जो है वो मार्केटिंग मैनेजर ऑफ डिटॉल या सेफगार्ड वाला जो है उसके एड ज्यादा पसंद आते हैं, तो हम चाहते हैं कि लक्स का एड भी वही डिजाइन करे। तो अब क्या होता है, अब सब ब्रांड के इंटरेस्ट के ऊपर बात आ जाती है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी। फिर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास चेंज एंड एडेप्टेबिलिटी की कैपेसिटी नहीं होती। ठीक है, आप यू कैन चेंज टू सम लिमिटेशंस। अब आपकी टीम जो है वो आपके एम्प्लॉयज को एम्पावरमेंट भी चाहिए होती है, और उनके ऊपर आपने कंट्रोल भी रखना होता है, सो यू नो इट गेट्स डिफिकल्ट। ट्रस्ट, ओपननेस, अब फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जो मटेरियल शेयर कर दिया, पूरी की पूरी ड्राइव शेयर कर दी है, लेकिन देखो इट्स लाइक इट्स फॉर योर यूज। अब कोई भी स्टूडेंट है, वो किसी भी टीचर से पढ़ कर आ रहा हो, वो किसी भी आईडी के टीचर के पास हो, वो कराची या कराची के बाहर का भी स्टूडेंट हो, मैं कहती हूँ कि चलो भाई वो स्टूडेंट है ना, उसका उसको फायदा पहुंचा दो, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं, मैं पूरी की पूरी ड्राइव शेयर कर देती हूँ। बट दे माइट बी पीपल जो कहेंगे कि नहीं, दिस मटेरियल आई हैव प्रिपेयर्ड एंड ये मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट से ही शेयर करूंगी, व्हाई टू शेयर इट विद अदर्स? एंड इन माय फिजिकल क्लासेस आई डोंट अलाउ एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स टू सिट इन माय क्लास, व्हाई? रीजन है कि भाई फिर मेरे 40 बच्चे किधर जाएंगे, चेयर्स कम पड़ जाएंगी, तो ये प्रॉब्लम होती है। सो यू नो आपको कंट्रोल थोड़ा सा लूज एंड टाइट का प्रॉब्लम आ जाता है। तो दिस इज हियर वी एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का चैप्टर नंबर 9। एनी क्वेश्चन विच एनी वन ऑफ यू हैव, प्लीज अभी चैट स्क्रीन पे पूछो, उसके बाद मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करें। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा प्लीज पूछ लो। किसी को कोई सवाल नहीं है? मिस स्क्रीन नहीं आ रही, वाई? वाई स्क्रीन नहीं आ रही? अब आई? चेक करो बेटा।
ओके लेट मी सी, अभी तो वैसे भी ये स्लाइड्स तो खत्म हो गई हैं, मैं अभी दूसरा चैप्टर खोलती हूँ। वेट, एक मिनट दे दो बेटा मुझे। हाँ मेरे पास तो शेयर हो रही है स्क्रीन, एक मिनट रुके, मैं अभी आपको चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रही हूँ। एंड यहाँ से मैं एचआर का चैप्टर है। अच्छा आज मैं यही दो चैप्टर्स इंशाल्लाह ताला करवाऊंगी, क्योंकि एचआर जो है उसका वेटेज भी है एंड वो उसको समझना भी, एक एक टर्मिनोलॉजी को समझना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेटा आपको स्क्रीन नजर आई एचआर वाली? बिलाल, स्क्रीन सबको नजर आ रही है या नहीं आ रही है? ओके वो खत्म हो गई थी स्लाइड्स, तो शायद उस वजह से आपको स्क्रीन आना बंद हो गई होगी, बट लेट मी सी। अच्छा जी, somebody else is also, yes मिस आ रही है, ओके फाइन ठीक है। एचआर का चैप्टर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अगर पिछले चैप्टर से, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के चैप्टर से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा अभी कर लीजिए, क्योंकि बाद में मटेरियल बहुत हो जाएगा तो उसको फिर दोबारा रिपीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिपीट नहीं होगा तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे सुन लीजिएगा, और आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है बिलाल, आई जस्ट गॉट योर मैसेज, ठीक है, एंड आई एम जस्ट फॉरवर्डिंग यू एवरीथिंग। ठीक है जी बिलाल, आपको भी चली गई ये चीजें, ठीक है। अच्छा जी आगे आ जाते हैं। नाउ व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? ठीक है, अब सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स को डिफाइन करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, अब आप, दो नाम है, ठीक है। ऑल एम्प्लॉइज आर ऑफ कोर्स श्योरली ह्यूमन बीइंग्स, राइट, एंड मैनेजमेंट, उनको मैनेज करना, ठीक है। बीच में एक वर्ड आ जाता है आर, दैट इज रिसोर्स। तो क्या ये सारे एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स हैं? जी बिल्कुल हैं। रिसोर्स का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मैंने किसी एम्प्लॉय को हायर किया है, मैंने उसको जॉब पे रखा है, तो जाहिर सी बात है उसको एक पोजीशन के ऊपर हायर किया होगा, उस पोजीशन के ऊपर उसकी कुछ जिम्मेदारियां होंगी, कुछ स्किल्स होंगे जिसको कि हम एज रिसोर्स यूज करेंगे, और उसके अगेंस्ट उसको हम क्या करेंगे? सैलरी पे करेंगे। उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे? उसको सैलरी पे करेंगे, ठीक है। तो इस पूरे काम को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? सबसे पहले, मेरे पास कैसे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने कंपैरेटिव एम्प्लॉयज हैं। अगर वो एम्प्लॉयज पुराने हैं और कोई नई सर्टिफिकेशन आ गई, कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको, उन एम्प्लॉयज को उस सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करके दे, ठीक है, सो दैट माई एम्प्लॉयज आर कंपैरेटिव इनफ टू डू एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्क इन द मार्केट, दे आर इक्वली गुड एज द कंपैरेटर्स एम्प्लॉयज, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि भाई टूल्स होते हैं जहां पर हमको अपने एम्प्लॉयज को इक्वल राइट्स देने चाहिए। हम उनको सिर्फ ऑर्डर्स देके रोबोट नहीं बना रहे होते हैं, उनको हमको इतना इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव एंड इनोवेटिव रखना चाहिए कि उनके पास कोई आइडिया आए तो वो अपने मैनेजर्स से जाकर के शेयर कर सके, सो दैट वी कैन वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Are you all able to see the slides? Okay, because यहाँ पर कुछ एक मेरे पास खैर टैब ऑन हुआ था, आई डोंट नो, ओके फाइन दैट्स ओके। अच्छा चलें। अच्छा, टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, अब मजे की बात यह है कि देखिए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एम्प्लॉय अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहा होगा, तो सारे डिपार्टमेंट्स अपना टास्क अचीव कर रहे होंगे। जब सारे डिपार्टमेंट्स अपना टास्क अचीव कर रहे होंगे तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर रहा होगा, ठीक है। अगर एक एम्प्लॉय पुअर परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देगा तो उसकी टीम सफर करेगी, टीम सफर करेगी तो डिपार्टमेंट सफर करेगा, डिपार्टमेंट सफर करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगा। सो दिस इज व्हाई ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे पास किस किस्म की टीम्स होती हैं? सेल्फ मैनेज टीम्स होती हैं, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग हो रही होती है,
बिलाल, एचआर डिपार्टमेंट की सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट की ड्यूटी होती है, कंपनसेशन बेनिफिट की ड्यूटी होती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ड्यूटी होती है, पेरोल रन करने की ड्यूटी होती है। पेरोल के अंदर आपकी अटेंडेंस भी आ जाती है, ठीक है भाई, कौन एम्प्लॉय कितनी छुट्टियां कर रहा है, कितने महीने में छुट्टी की कितनी लेट हुई तो उसका डिडक्शन करना है नहीं करना है, ये भी एचआर का काम हो जाता है। एचआर के अंदर फिर आप इवन एचआर इज दैट वन डिपार्टमेंट के एचआर मैनेजर को आईटी मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर से ज्यादा पावर हासिल होती है। दिस इज हाउ आई सी इट। इट्स नॉट बिकॉज आई एम माई सेल्फ एम दी एचआर मैनेजर, बट क्या होता है कि हमसे जो है ना वो सब बना के रखते हैं, क्योंकि उनको अपने काम करवाने होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे उनकी पेमेंट्स होती है, उनका कंपनसेशन होता है, उनका अप्रेजल होता है। तो एचआर मैनेजर को जो है ना वो लोग खुश रखने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि उनका अप्रेजल अच्छा हो जाए और उनके काम सुकून से स्मूथली हो जाए। So these are the duties. Is that clear to you, Bilal? ठीक है। अच्छा जी, अब अच्छा एक चीज और करना बच्चों कि थोड़े से अपने क्वेश्चंस को होल्ड कर लेना। जब मैं टॉपिक कवर करती हूँ तो मैं तुम लोगों से खुद पूछती हूँ कि कोई सवाल है तो कर लो, फिर उस वक्त सवाल थ्रो किया करो, ठीक है, ताकि मेरा जो लेक्चर है उसके बीच के अंदर तुम लोग स्पीड ब्रेकर ना बनो। ठीक है जी, अब बात करते हैं सेल्फ मैनेज टीम्स। तो मतलब अब हर एम्प्लॉय अपना मैनेजर खुद है। कोविड के अंदर हमने यही काम किया था, और इवन बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, और बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर हुई है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में हर इंडिविजुअल का बिहेवियर डिफरेंट था। कुछ जगहों पे हमने ये देखा कि जो लोग अपने मैनेजर हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं और दे आर मोर प्रोडक्टिव एज कंपेयर टू कंट्रोल्ड ग्रुप ऑफ पीपल। बट कुछ इंडिविजुअल जो हैं वो, अगर उनके ऊपर बॉस नहीं बैठा होता, वो उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता, तो वो काम नहीं करते। तो इट वेरीज। Decentralized decision making, that means all employees can take the decision at their part of the work. ब्रांच ऑफिसर्स को भी इख्तियारात होते हैं कि वो अपनी ब्रांच के अंदर रहते हुए अपने पोजीशन के ऊपर एक्सरसाइज करते हुए वो किसी हद तक डिसीजंस ले सकते हैं। फिर हम, जैसे अभी मैंने बोला, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है जिसको कि आजकल मैं डिजाइन कर रही हूँ, और एक्चुअली आई वर्क एज ट्रेनर विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल अगेन। तो होता क्या है कि मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है, फिर मुझे उनके एचआर मैनेजर से बात करनी होती है, फिर उनके लाइन मैनेजर से बात करनी होती है कि भाई अगर हम एक ये ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो इस ट्रेनिंग के अंदर जो है वो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो उनकी रिक्वायरमेंट को जहन में रखते हुए हम उनके ऊपर एक कस्टमाइज्ड प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। वी शेयर द कंटेंट विद देम, एंड देन व्हेन दे गिव अस द अप्रूवल वी आर देयर टू डिलीवर इट। ठीक है। फिर फ्लेक्सिबल जॉब असाइनमेंट्स होते हैं। आपके जॉब के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें और भी दी जा रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, अचानक से कोविड आ गया, अचानक से फ्लड आ गया, तो कुछ लोग वॉलंटियरली भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से काम कर रहे होते हैं फॉर फ्लड रिलीफ कैंपेन्स एंड डिफरेंट कैंपेन्स गोइंग ऑन। अच्छा जी, कम्युनिकेशन ओपन होनी चाहिए। हर डिपार्टमेंट के लोगों को आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन जो है वो ओपन रखनी चाहिए। दैट इज एक्चुअली गुड एग्जाम्पल टू have to work with a good organization। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि कहीं पे भी कम्युनिकेशन जब ओपन नहीं होती तो दैट मींस पीपल डोंट ट्रस्ट ईच अदर। तो जहां पर ट्रस्ट नहीं होता वहां पर आई थिंक कि काम करना डिफिकल्ट हो जाता है। दिस इज व्हाट आई, मेरा अपना पर्सनल बिलीव है। परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन, अब मैंने जैसे आपको अप्रेजल का बताया था कि हर एम्प्लॉय की अप्रेजल होती है, और इसीलिए दूसरे डिपार्टमेंट्स के मैनेजर, जो कि मेरा भी टाइटल मैनेजर है, बट क्या होता है कि वो मुझसे अच्छे ताल्लुकात इसलिए रखते हैं ताकि मैं उनका अप्रेजल जो है उसके अंदर उनको जो भी बेनिफिट दे सकूं वो दे दूं, जितना मेरे इख्तियारात के अंदर हो। जाहिर सी बात है, आई एम नॉट द हेड। देन स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब होता है रिक्रूटमेंट करना, राइट पर्सन को राइट पोजीशन के ऊपर हायर करना इज आल्सो टर्म्ड एज स्टाफिंग। किसी स्टूडेंट को यहाँ पर कोई सवाल है तो अब कर लो मुझसे, इस स्लाइड से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। एचआरएम का प्रोसेस, फंक्शंस। अच्छा देखो, अब मैं ये वाली स्लाइड जो ना, एक थ्योरी वाली स्लाइड स्किप कर रही हूँ। आई एम डायरेक्टली टेकिंग यू टू द डायग्राम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है। अब एक बच्चे ने मुझसे स्टार्टिंग में ही सवाल कर लिया कि भैया एचआर क्या क्या करता है। देखो, एचआर ये करता है, अभी ये मैं आपको समझाने जा रही हूँ। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट प्लानिंग करता है फॉर रिक्रूटमेंट एंड डिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब हम नए लोगों को रख रहे होते हैं, डिक्रूटमेंट का मतलब हम पुराने या नालायक लोगों को निकाल रहे होते हैं। रिक्रूटमेंट
हायरिंग करना, रिक्रूटमेंट, फायरिंग करना। ठीक है, अब फायरिंग करने में तो हमको कोई सिलेक्शन विलेक्शन नहीं करनी होती ना। जो बंदा नालायक होगा या जिसकी हमको जरूरत नहीं होगी या जो रिडंडेंट होगा, मतलब एक पोजीशन पे दो लोग काम कर रहे हैं तो दोनों में से जो ज्यादा बेहतर होगा उसको ऑर्गेनाइजेशन रखेगी, दूसरे को फारिग कर देगी। ठीक है, अब जब रिक्रूटमेंट करते हैं तो हमें एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू करना पड़ता है। सबसे पहले हम एक एड डालते हैं, या तो कंपनी की वेबसाइट पे या फेसबुक के पेज के ऊपर, या थर्ड पार्टी रिक्रूटर को किसी भी तरीके से हम एडवर्टाइज करते हैं। उस एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद बहुत सारे लोग हमें जो है वो सीवी भेजते हैं। ठीक है, सीवी को फिर हम सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट करने के बाद इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू करने के बाद हम फाइनल बंदे को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन हो जाती है कि भाई हमने इसको ही रखना है। रखने के बाद हम उसे ऑफर देते हैं, वो बंदा ऑफर को एक्सेप्ट करता है, तो बेसिकली वो ऑन बोर्ड आ जाता है। ऑन बोर्ड आ जाता है तो उसकी हम ओरिएंटेशन करते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब है अब वो उसका पहला दिन है, हम उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुमाते हैं, उसको डिपार्टमेंट सिखाते हैं, उसको कंसर्न पर्सन से मुलाकात करवाते हैं, उसको एक एक्सटेंशन की लिस्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि उसकी वर्किंग वो आराम से कर सके। ठीक है, फिर उसको उसके बॉस के अंडर मेंटोरिंग प्रोसेस के अंदर छोड़ देते हैं। नाउ मेंटोरिंग एंड कोचिंग इज टाइप ऑफ ट्रेनिंग जहां पे ऑन जॉब या ऑफ जॉब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि उसके अंदर जो स्किल्स या नॉलेज सेट के अंदर कोई भी ब्रश अप करना नीडेड है तो हम उसको उसकी कॉम्पिटेंसी बढ़ा दें, उसको ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना दें, उसके अंदर एबिलिटीज को ब्रश कर दें ताकि वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके। ठीक है, फिर बेसिकली उसको उसका टास्क दे दिया जाता है और वो काम करना शुरू कर देता है। जब वो काम करना शुरू कर देता है तो उसकी परफॉर्मेंस को उसका मैनेजर मॉनिटर करता है। क्यों मॉनिटर करता है? ताकि उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर उसका इंक्रीमेंट लग सके। ठीक है, अगर मेरा एक बड़ा लायक होनहार किस्म का एम्प्लॉई है और उसकी एक ही ग्रेडिंग आ रही है तो जाहिर सी बात है मैं उसको अच्छा बेनिफिट और कंपनसेशन दूंगी। एक मेरा एम्प्लॉई है वो बड़ा नालायक है, कन्नों पे निकलता है, बस बस जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम तौर पे फुलफिल करता है, तो उसकी सी की ग्रेडिंग है, तो उसको मैं उतना अच्छा कंपनसेशन एंड बेनिफिट नहीं दूंगी। तो कंपनसेशन एंड बेनिफिट इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। लाइकवाइज तुम एग्जाम देते हो तो जो होनहार स्टूडेंट है उसका ग्रेड अच्छा आता है, जो नालायक किस्म का है वो 49 48 पे भी पेपर रुक रहा होता है या 51 पे पास भी हो जाता है। लक है, 2-4 नंबर का तो मैं कहती हूँ लक का गेम है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? कंपनसेशन एंड बेनिफिट तक अगर किसी को भी कोई सवाल है तो मुझसे कर लीजिए, फिर आगे बढ़ रही हूँ। Any question if you have till compensation and benefit to please ask me now. नहीं, किसी को कोई सवाल नहीं है? रिक्रूटमेंट निकाल देना, अब ऑर्गेनाइजेशन को लोगों की जरूरत नहीं है तो हम लोगों को निकाल रहे हैं, जॉब से निकाल देना, फारिग कर देना। ठीक है, एनी क्वेश्चन? तुमने वो सवाल नहीं आ रहे? अच्छा, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑल केयर सिलेक्ट कंपोनेंट है, सिलेक्ट कहाँ है? सिलेक्ट कंपोनेंट कहाँ है? कंपीटेंट, कंपीटेंट, कंपीटेंट कंपोनेंट नहीं, कंपीटेंट। कंपीटेंट एम्प्लॉय का मतलब है कि हम काबिल लोगों को जॉब पे रखते हैं, बेकार फजूल लोगों को जॉब पे नहीं रखते हैं। कंपीटेंट मतलब जिन लोगों के पास एबिलिटी होती है, स्किल सेट होता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ओके, चलो जी, अब हम बात करते हैं। भाई हमने बेनिफिट एंड कंपनसेशन भी दे दिया। अब कुछ एम्प्लॉय होते हैं वो इतने अच्छे एम्प्लॉय होते हैं कि फिर ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि भाई अगर हमने इनको जो है ना वो मास्टर्स करवा दिया या फलानी सर्टिफिकेशन नबोश सर्टिफिकेशन करवा दी तो भाई ये बंदा तो जो है ना वो बहुत ही रेयर
एम्प्लॉई है, ऐसा तो हमारे पास कोई और एम्प्लॉई है ही नहीं, तो हमें इससे बड़ा फायदा हो जाएगा। तो अब हम उसकी करियर डेवलपमेंट के बारे में भी प्लान करते हैं। दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ HR मैनेजर्स। ठीक है, फिर मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ढूंढती हूँ, उस बंदे को ट्रेनिंग पे भेजती हूँ। इवन वो कंपनी उसके ऊपर यहाँ लोकल खर्चा कर रही होती है, यानी पर डे हम लोग एज अ ट्रेनर जो है वो लाख लाख रुपए ले लेते हैं। ठीक है, और अगर अगर इसको बाहर भेजना तो उससे ज्यादा का खर्चा हो जाएगा, फिर उसकी टिकट होगी, उसका होटल का रिइंबर्समेंट होगा। अभी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ना पिम्स के अंदर एक डिप्लोमा हो रहा था, तो हम लोगों ने 3 अपने एम्प्लॉयज को वहां पर रेकमेंड किया है, और तकरीबन समझ लो अच्छी खासी उनकी फीस हमने डिप्लोमा की पे की है। एंड इट्स अ 4 मंथ्स कोर्स, जो कि फ्राइडे सैटरडे या फ्राइडे सैटरडे संडे पे 3 या 2 दिन के ऊपर उसकी क्लासेस है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि अब उसको भी टाइम हो गया किए हुए, और वो भी नवंबर के मंथ में स्टार्ट हो गया है। तो आर एम्प्लॉइज आर गोइंग देयर, हम मेक श्योर करते हैं कि वो वहां जाएं और वो डिप्लोमा करें, ताकि उनकी ट्रेनिंग से हमको भी फायदा होगा। ठीक है, और अच्छे एम्प्लॉयज को के साथ करियर डेवलपमेंट, उनकी करियर ग्रोथ, उनको प्रमोट करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज वो जॉब से रिजाइन करके चले जाते हैं। जब वो जॉब से रिजाइन करके जा रहे होते हैं तो हम उनको रिटेन करने की, यानी उनको हम वापस रोकने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। रोकने की कोशिश हम नालायक एम्प्लॉय को नहीं करते, वो हमको रेजिग्नेशन देते हैं तो हम बड़ा खुश होते हैं, बल्ले बल्ले करते हैं, जी पार्टी हो गई, थैंक यू वेरी मच, आपका रेजिग्नेशन आ गया। बट जो अच्छे एम्प्लॉयज जा रहे होते हैं तो हमको दुख हो रहा होता है कि नहीं भाई, ये तो हमारी कंपनी के लिए बड़ा असासा था, तो इसको रोकना है। ठीक है, तो इसको प्रमोट कर दो, इसको इंक्रीमेंट लगा दो। तो इस तरह के हम उसको पैकेजेस ऑफर कर रहे हो, तो या तुम्हें वहां पे क्या मिल रहा है, किधर जा रहे हो, हमें बताओ, हम उसको मैच करने की कोशिश करते हैं, रुक जाओ। तो दिस इज व्हाट, दीज आर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ HR, एंड दिस इज द होल प्रोसेस जो कि वर्क हो रहा होता है HR डिपार्टमेंट के अंदर। इसके अलावा भी काम हो रहा होता है, लेकिन ये बेसिक समझने के लिए काफी है। ठीक है, कोई सवाल किसी स्टूडेंट को है तो मुझसे प्लीज अभी के अभी कर लो। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। नहीं है कोई सवाल? पक्की बात है, कोई सवाल नहीं है? नहीं, यार मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है, या तो तुम लोगों को सब समझ में आता है, या तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब दो पॉसिबिलिटी, दूसरी वाली पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है वैसे। है, चलो आगे बढ़ते हैं। सही है, ठीक है जी। अब कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि HR के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, उसे असरअंदाज कर रहे होते हैं। ठीक है, देखो, लेबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे काम पे मुझे लेबर को डील नहीं करना होता, या हम लोग की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है, हम सर्विस इंडस्ट्री हैं, एंड वी आर जस्ट लुकिंग आफ्टर द HR डिपार्टमेंट और हायरिंग और रिक्रूटमेंट प्रोसेस और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सो आई डोंट हैव टू डील विद द लेबर्स। बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जहां पर आपके प्लांट है, मजदूर हैं, लेबर काम कर रहे हैं प्लांट के अंदर, तो वहां पर आपके लेबर यूनियंस भी होते हैं। लेबर यूनियन का जो लीडर होता है वो तमाम तर लेबर्स के बिहाफ पे आके मैनेजमेंट से नेगोशिएट कर रहा होता है, बार्गेन कर रहा होता है। उनके वेजेस, उनके वर्किंग आवर्स, उनके वर्किंग कंडीशंस, उनके किसी भी किस्म के बेनिफिट्स जो उनको चाहिए होते हैं। ठीक है, और वो अग्रीमेंट होता है, और हम वन ऑन वन लेबर्स को एंटरटेन नहीं करते बात करने के लिए, वी डील विद द लेबर लीडर, यूनियन लीडर। ठीक है, लीडर बेसिकली अपना बेनिफिट देख रहा होता है, वो कह तो रहा होता है कि हम लेबर को, मैं लेबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बट वो अपना फायदा देखते हैं कि उसको क्या फायदा हो रहा है। ठीक है, अब कुछ गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशन भी हैं कि मिनिमम वेजेस फिक्स कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। ठीक है, जैसे कभी किसी जमाने में 5,000 हुआ करते थे, फिर 15,000 हुए, अभी 30,000 रुपए हो गए। तो दिस इज द मिनिमम वेज कि इतना हमको उसको पे करना है। अब चाहे वो हम पर आवर के हिसाब से काउंट करके करें या जैसा भी, ये लमसम एक अमाउंट बनता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स स्टिल हियर? ये चीजें बच्चों तुम लोगों के लिए नहीं हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा मेरी स्पीड स्लो हो गई है। आज का जो लेक्चर है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो या HR हो, अब ये चीजें तुम्हारे लिए नहीं हो सकती हैं। पहले सारी चीजें तुम्हें पता थी, तुमने वो की नहीं थी। ठीक है, अब ये चीजें तुम्हारे लिए नहीं हो सकती हैं। वैसे मेरा ख्याल ये है कि तुम लोग रिफ्रेशर के अंदर हो तो तुमने ये भी कवर किया हुआ होगा।
क्योंकि रिफ्रेशर के अंदर जो भी बच्चा आ रहा है वो 100% कंटेंट कवर करके आ रहा है. दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड टू यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ ICMAP, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अब ये एक चीज है, ये इक्वल पे एक्ट, यानी सबको बराबरी के पे स्केल दी जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर. ठीक है, कुछ सिविल राइट्स हैं, कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं उन राइट्स के अंदर 1972 के अंदर. एज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्ट, कुछ लोग, अब कुछ एम्प्लॉयर्स हैं वो यंग लोगों को ज्यादा प्रमोट करते हैं, कुछ कहते हैं नहीं जी हमें सीनियर सिटीजन ही चाहिए. तो दिस इज इट्स ऑल जस्ट रिलेटेड टू फेयर पे होना, ओवर टाइम इनिशिएटिव्स देना. अगर कोई ओवर टाइम कर रहा है, जो कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से खत्म कर दिया है कि भाई आप 9 to 5 काम करें, अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो आप ना लें कि आपके अंदर एहलियत नहीं कि आप टाइम के ऊपर अपना काम करके घर जाएं, तो ओवर टाइम बंद कर दिया गया है. कुछ जगहों पर आपके मैंडेटरी रिटायरमेंट एक्ट्स हैं, कुछ गोल्डन हैंडशेक्स के पैकेजेस दिए जाते हैं, कुछ जगहों पर आपके डिसेबिलिटीज एक्ट है. अब मैं ये नोट कर रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जहां पर अगर आपको फुल वर्किंग पर्सन नहीं चाहिए, तो कुछ सिर्फ आपको बैठ के काम करने का, तो कुछ डिसेबल लोगों को भी गवर्नमेंट जो है वो चांस दे रही है. देन आपका मेडिकल एंड अलाउंसेस होते हैं फैमिली के. इफ यू आर सिंगल तो आपको कितना अलाउंस मिलेगा, अगर आप मैरिड है तो आपके स्पाउस एंड बच्चों को कवरेज मिलेगा. अब पेरेंट्स का कवरेज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने बंद कर दिया है. इवन आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर 2010 के बाद पेरेंट्स का हम नहीं दे रहे हैं, बिकॉज ओल्ड एज के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया है कि आपके मेडिकल OPDs ज्यादा बन जाते हैं रादर देन यंग एज के अंदर. सो दीज आर ऑल द एक्ट्स. यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये कंट्री वाइज एंड ऑर्गेनाइजेशन वाइज वेरी करेंगे. ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी स्टूडेंट को, कोई सवाल है तो बेटा कर लीजिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब ह्यूमन रिसोर्स जो प्लान कर रहा होता है वो कहता है कि भाई अब हमको सबसे पहले कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, किस डिपार्टमेंट के अंदर कितने इंडिविजुअल्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, अब फ्यूचर के अंदर हमारे पास कोई कंसाइनमेंट, कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमको कितने इंडिविजुअल्स की जरूरत पड़ेगी. बिलाल, हर ऑर्गेनाइजेशन, अब ये देखिए बेटा डिपेंड करता है ना कि, और हर ऑर्गेनाइजेशन ये एक्ट्स फॉलो नहीं करते. हर ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी नहीं होती कि वो ये सारे OPD एंड मेडिकल अलाउंसेस दे सके. ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, वो किस कैटेगरी के अंदर रजिस्टर्ड है लॉफुली लीगली इन द कंट्री, और उस कंट्री के क्या राइट्स हैं. हम्म, मतलब ये कोई लॉ नहीं है. मुझे सवाल समझ में नहीं आ रहा आपका. देखो, अगर तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि अगर तो मैंने रजिस्टर ही नहीं की हुई अपनी कंपनी, तो मैं तो कुछ भी फॉलो नहीं करूंगी. मैं तो घर के, आपने ये पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारे रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर लोगों ने ऑफिस खोले हुए हैं और लोगों को पता नहीं है, तो वो रजिस्टर्ड नहीं है, इसका मतलब है कंपनी. ठीक है ना, अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, देखिए गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्टनेस कर दी है, बट उसको कितना कंट्रोल किया जा रहा है ये गवर्नमेंट ही बेहतर जानती है, और आप और मैं तो देख ही रहे हैं. ओके, गुड. कोई और सवाल किसी स्टूडेंट को है तो प्लीज कर लीजिए. एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, प्लीज कर लो. किसी को कोई सवाल नहीं है? ओके. अच्छा जी, अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इस स्लाइड से मैं आगे मूव कर रही हूं. अब करंट असेसमेंट. अब ह्यूमन रिसोर्स के अंदर इन्वेंट्री मैनेज करने के अंदर एक काम आता है जिसको हम कहते हैं जॉब एनालिसिस. हम जॉब एनालिसिस के अंदर ये देखते हैं कि भाई एक जॉब है, उसके ऊपर हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर हमें कौन से स्किल्स इंडिविजुअल के अंदर नीडेड हैं, ताकि हम उन स्किल्स को जहन में देखते हुए एम्प्लॉय को हायर करें. ठीक है, जॉब एनालिसिस
basically is a combination of job specification and job description. ये दो वर्ड अगली स्लाइड पे मौजूद हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, डिस्क्रिप्शन डी से है और डी से ड्यूटीज याद रखना. What duties an individual is supposed to do staying at a position is known as job description. I repeat myself, job description, D से description, D से duties. मुझे इस पोजीशन पे रहते हुए कौन सी ड्यूटीज फुलफिल करनी है is known as job description. दूसरी हेडिंग है जॉब स्पेसिफिकेशन. स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि मुझे उन ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए मुझे ऐसी कौन सी स्किल्स मेरे अंदर होनी लाजमी है ताकि मैं वो ड्यूटीज फुलफिल कर सकूं. तो एस फॉर स्पेसिफिकेशन, एस फॉर स्किल्स. स्किल्स नीडेड इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट ड्यूटी इज नोन एज जॉब स्पेसिफिकेशन. कोई सवाल? एंड दीज बोथ आर द कंपोनेंट्स फॉर डूइंग द जॉब एनालिसिस, कि मुझे एक जॉब को इवेलुएट करना है. कोई सवाल किसी इंडिविजुअल को है तो बेटा मुझसे अभी चैट स्क्रीन पे पूछ लीजिए. जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब है आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए. जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है आपको उस जॉब पे रहते हुए कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है. इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. अब ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट के अंदर एक और जो बहुत जरूरी काम हमको करना होता है कि हमको ये देखना होता है कि हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड के बीच में बैलेंस मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. जहां बैलेंस आउट होगा, अगर सप्लाई कम हो गई तो इसका मतलब है हमको रिक्रूटमेंट करनी है. सप्लाई ज्यादा हो गई तो इसका मतलब है हमको रिक्रूटमेंट करनी है. इस बैलेंस को मेंटेन करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एज वेल. इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई सवाल अगर है तो प्लीज बेटा पूछ लीजिए. Any question if you have, you can ask me right now. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. रिक्रूटमेंट एंड रिक्रूटमेंट मैं पहले भी समझा चुकी हूं. रिक्रूटमेंट मतलब किसी पोजीशन के ऊपर नए लोगों को रखना, जॉब पे हायरिंग करना. रिक्रूटमेंट मतलब अब हमारे पास सरप्लस हो गया है तो हम जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको जॉब से निकाल रहे हैं. एक्स्ट्रा कह लें या कह लें कि जो हमारे पास फालतू के लोग हैं जो कि इतने स्किलफुल नहीं है उनको हम हटा देते हैं. ठीक है. अब ऑनलाइन रिक्रूटिंग का मतलब, अब देखे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का मतलब है कि हम, आई विल टेल यू अबाउट माय ओन सेल्फ. मैं सऊदीया गई थी जॉब पे और मेरा जो पहला इंटरव्यू हुआ था, ऑनलाइन जॉब आई थी, मैंने अप्लाई किया. मेरा पहला इंटरव्यू स्काइप पे हुआ था. पहला इनफॉर्मल, पहला फोन कॉल पे हुआ था, फिर स्काइप मीटिंग हुई थी, फिर टीम यहाँ आई थी और फिर मेरा यहाँ मैरियट के अंदर होटल के अंदर मेरा पूरा एक इंटरव्यू, नॉट ओनली मेरा, बहुत सारे लोग आए हुए थे वहां पर और उसमें से आई वाज सिलेक्टेड, आई वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी. मैंने बाहर निकल के वहीं से अब्बू को कॉल की कि भाई मैं ये अपॉर्चुनिटी टेकअप कर रही हूँ. ये था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और साइन करके उनको वहीं सबमिट किया डॉक्यूमेंटेशंस के साथ. फिर उन्होंने वहां जाने के बाद, क्योंकि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंटेशन सारे अटेस्टेड थे, फिर वहां जाने के बाद उन्होंने पूरा प्रोसेस, इट टुक 3 months एंड देन मैं इकामा पे अपने ट्रेवल करके गई थी. तो दैट वाज एन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट. आई हैव डन इट माय ओन सेल्फ. तो ऐसा होता है, लोग ये कह रहे होते हैं ऐसा नहीं होता, बट ऐसी कोई बात नहीं है. आपको जॉब मिल रही होती है ऑनलाइन भी, बट यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि आप मालूम कर लें कंपनी के बारे में ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बनाए. बिकॉज कुछ जगहों पे मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग रिक्रूटमेंट के लिए, क्योंकि मुझसे उन्होंने कोई मनी कुछ भी ना, डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई चीज, जबकि दे पेड मी व्हेन आई रीच देयर, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर खर्चे थे या जितने भी स्टैम्प्स मैंने पे किए थे, तो आई केप्ट द बिल विद मी. उन्होंने मुझसे पहले ही दिन कह दिया था कि आप रखिएगा तो हम आपको फर्स्ट मंथ की सैलरी के साथ वो भी रीइंबर्स कर देंगे. तो विच वाज वेरी गुड. ठीक है. इंटरनेट के ऊपर चीजें आती हैं,
एड जैसे मैंने बोला कि आप अखबार में डाल दें, आप कंपनी की वेबसाइट पे डाल दें, ठीक है, आप लिंक्डइन आईडी पे डाल दें, आप फेसबुक के रिक्रूटमेंट पेजेस पे डाल दें, ठीक है, दीज आर यूजिंग इंटरनेट। एम्प्लॉय रेफरल का मतलब होता है आपने अपने इंटरनल पोर्टल के ऊपर डाल दिया और अपने एम्प्लॉयज को बता दिया कि हमारे पास ये पोजीशन, अगर आप किसी को जानते हैं तो प्लीज रेफर कर दो, ठीक है। किसी कॉलेज की रिक्रूटमेंट के अंदर, लेकिन कॉलेज रिक्रूटमेंट में एक डिसएडवांटेज होता है, आपके पास खाली फ्रेश स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। प्रोफेशनल रिक्रूटिंग एजेंसीज यानी थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट्स, तो थर्ड पार्टी के अंदर भी प्रॉब्लम ये होता है कि हमको इतना इंसाइट नहीं पता होता कि भाई एक्चुअल जॉब की रिक्वायरमेंट क्या होगी। हम तो एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना। अब अगर कोई इंजीनियरिंग जॉब है तो अब उसके बारे में मुझे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, इतनी नॉलेज नहीं होगी, मुझे उस इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? any question? So there are disadvantages of all these and there are advantages of all these. प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट के अंदर मुझे ये पता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, नबोश सर्टिफिकेशन चाहिए, आपके आईएसओ सर्टिफिकेशन चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, ये तो मुझे ट्रेंड पता है, बट आई माइट नॉट बी नोइंग द इनसाइट कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोजीशन, ठीक है। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव तो प्लीज मुझसे पूछ लो बेटा, चैट स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख दो, आई विल आंसर यू राइट हियर। आगे बढ़ रही हूं। रिक्रूटमेंट में फायरिंग, ले ऑफ, अटायरेशन, ट्रांसफर, रिड्यूस वर्क वीक्स, अर्ली रिटायरमेंट, जॉब शेयरिंग, ठीक है। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पैसे को बचा रहे हैं, कॉस्ट बचा रहे हैं। जॉब शेयरिंग, एक जॉब को दो लोगों में डिवाइड कर दिया, शिफ्ट में कर दिया, तो एक बंदे की सैलरी को हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, फुल टाइम पोजीशन को हमने पार्ट टाइम 2 एम्प्लॉय से फिल कर दी। अर्ली रिटायरमेंट, गोल्डन हैंडशेक, नॉमिनल हम कुछ पैकेज दे देते हैं उनको और बोलते हैं भाई ये पैकेज ले लो और रिटायरमेंट ले लो। रिड्यूस वर्क वीक्स, हमने अपने नंबर ऑफ आवर्स या नंबर ऑफ डेज कम कर दिए हैं। रिसेंटली आई डोंट वांट टू नेम द यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी ने अपने वर्किंग आवर्स को 40 से 37.5 पे ले गए हैं और पॉसिबली है कि वो 33 वर्किंग आवर्स पे भी हफ्ते में ले जाएं, बट देन वर्क फ्रॉम होम होगा एक दिन, ठीक है। ट्रांसफर्स, अगर एम्प्लॉय एक जगह हेड ऑफिस के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो हम इसे किसी ब्रांच ऑफिस से भेज देते हैं, वो खुद ही कहता है कि भाई मुझसे रेजिग्नेशन ले लो, मैं उस ब्रांच में नहीं जाऊंगा। फायरिंग या ले ऑफ, निकाल देना, टर्मिनेट कर देना, ठीक है। सिलेक्शन, सिलेक्शन प्रोसेस, किसी को भी रखने के लिए हम सबसे बेहतरीन कैंडिडेट को रखना पसंद करते हैं। उस बेहतरीन कैंडिडेट को हम ढूंढते हैं, उसकी सीवी को पहले देखते हैं, उसको इंटरव्यू करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। इंटरव्यू के भी टाइप्स होते हैं, कभी कभी इंटरव्यू के अंदर हम एरर भी कर लेते हैं। अगर वो बड़ा अच्छा इंडिविजुअल होता है, वो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, तो हम कभी कभी कॉन्फिडेंट के बेसिस के ऊपर एक्सेप्ट कर लेते हैं गलत कैंडिडेट को और रिजेक्ट कर देते हैं राइट कैंडिडेट को, ये समझ लीजिए। इसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है स्लाइड के ऊपर कि अगर हमने एक्सेप्ट किया, हमारा डिसीजन करेक्ट था, सक्सेसफुल हो गए। अगर हमने एक अच्छे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया है तो हमने गलती कर दी है, ठीक है। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, वैलिडिटी का मतलब होता है प्रिडिक्शन। हम जब इंटरव्यू कर रहे होते हैं या हम किसी इंडिविजुअल को टेस्ट भी कर रहे होते हैं, तो अब हमारा क्राइटेरिया ऑफ यानी क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस क्या है, क्योंकि हम उसको टेस्ट भी कर रहे हैं तो हम उससे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो जॉब के ऊपर एक अच्छा एम्प्लॉय साबित हो। वैलिडिटी का मतलब है कि जो हमने सोचा था, जो हमने टेस्ट किया, जो हमने जज किया इंटरव्यू के अंदर, दैट वाज करेक्ट, वी वर सक्सेसफुल, तो इट इज वैलिडेट, प्रूव हो गया। रिलायबिलिटी, अगेन प्रिडिक्शन की बात होती है, रिलाय करना, किसी के ऊपर डिपेंड करना, ठीक है। जो टेस्ट के स्कोर थे वो शो कर रहे हैं कि दिस पर्सन हैज नॉलेज ऑन दिस थिंग, बट नॉलेज इज नॉट एक्चुअली डायरेक्टली लिंक्ड विद द वर्किंग स्टाइल और बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। तो कहीं कहीं पे टेस्ट स्कोर में टॉप किया होता है, बट उसका बिहेवियर, जब खुदा हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, ये अक्सर मैं कह रही होती हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा टॉप स्कोरर्स को पसंद नहीं करती हायर करना। आई लव वर्किंग विद द मीडियोकर काइंड ऑफ बी ग्रेडर्स सो दैट आई कैन कंट्रोल देम, क्योंकि फिर आप एटीट्यूड प्रॉब्लम बाद में बड़ा मसला करता है फ्रॉम एचआर पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज व्हाट आई बिलीव।
कोई सवाल किसी स्टूडेंट को? Any question, if any one of you is having, please write it on the chat screen and I will answer. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं. सिलेक्शन टूल्स, एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं, टेस्ट होता है, आपको कोई सिमुलेशन टेस्ट, कोई एक्शन टेस्ट होता है, इंटरव्यूज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. आपको हायरिंग से पहले हम आपका बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पुराने वर्क के ऊपर अगर आपने एक्सपीरियंस लेटर लगाया हुआ है वहां कॉल करते हैं. फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आपको जॉब पे रखा जाता है. एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर यूनिवर्सली यूज होता है, वही एप्लीकेशन फॉर्म तमाम तर एम्प्लॉइज फिल करते हैं. ठीक है. अच्छा, रिटन टेस्ट, टाइप्स ऑफ रिटन टेस्ट, आईक्यू टेस्ट हो सकता है, एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है, एटीट्यूड बिहेवियरल टेस्ट हो सकता है. आपकी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज आई वॉन्ट यू टू सेल दिस थिंग एंड सेल दिस थिंग टू मी. तो ये आपकी एबिलिटी की, आपकी सेलिंग स्किल्स अच्छी हैं कि नहीं है. फिर आपके इंटरेस्ट को भी हम मॉनिटर करते हैं ताकि हम आपको कहां पर पोजीशन कर रहे हैं. टेस्ट के अंदर कुछ लीगल चैलेंजेस होते हैं कि हम टेस्ट आपको नॉलेज के बेस पे कर रहे हैं. कोई जरूरी नहीं है कि जॉब रिलेटेड इंटरव्यू या जॉब के अंदर जो रिक्वायरमेंट हो वो टेस्ट का पार्ट हो. फॉर एग्जाम्पल, टेस्ट के अंदर आपका आईक्यू टेस्ट, इवन अभी जो एनटीएस का टेस्ट है तो वो आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है, आपका आईक्यू टेस्ट होता है, आपकी इंग्लिश का टेस्ट होता है. तो आपकी इंग्लिश एंड आईक्यू और सब्जेक्ट नॉलेज कोई जरूरी नहीं है रिक्वायर्ड हो व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग द जॉब. ठीक है. और डिस्क्रिमिनेशन के अंदर अगेन हम ये बात कर रहे होते हैं कि वी प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी. हम जेंडर वाइज या एथनिक बैकग्राउंड वाइज या लैंग्वेज वाइज या रीजन वाइज या डोमिसाइल वाइज आपको हम हायरिंग नहीं कर रहे, बट ऐसा होता नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है. कोई कंफ्यूजन यहां तक? वर्क सैम्पलिंग या सिमुलेशन टेस्ट के अंदर आपके असेसमेंट सेंटर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, आप आईसीएमपी की एग्जांपल ले लें, आपका सेंटर पड़ता है, आपने वहीं जाके टेस्ट देना होता है. तो कभी कभी इट्स नॉट अ गुड डे, और या आपको दूसरों का कंप्यूटर यूज करते हुए थोड़ा सा आप कंफर्टेबल नहीं होते, आपको कीबोर्ड पसंद नहीं आ रहा होता है. तो अगेन दीज आर द रीजंस. अदर सिलेक्शन अप्रोचेस के अंदर इंटरव्यूज आ जाते हैं. इंटरव्यूज आपके मैनेजर्स दे रहे होते हैं. देन वहां पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं. पैनल इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, बिहेवियर इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू, दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज. एग्जिट इंटरव्यू, जब आप जॉब छोड़ के जा रहे होते तो अगर अच्छा एम्प्लॉय जा रहा होता है तो मैं उसके साथ बोलती हूँ, भाई क्यों जा रहे हो, मुझे रीजन तो बता के जाओ. अगर कोई हमारी तरफ से कोताही है, तुम्हें क्या मिल रहा है, हम उसको मैच करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एग्जिट इंटरव्यू. एग्जिट इंटरव्यू वी डू इट व्हेन द एम्प्लॉय इज लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू रिटेन द एम्प्लॉय, या टू फाइंड द रीजन के व्हाट वाज द इश्यू. ठीक है. बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम उसको वेरीफाई करते हैं, उसने जो इन्फॉर्मेशन सीवी पे लिखी होती है, रेफरेंसेस को हम मेक श्योर करते हैं कि पॉजिटिव ओपिनियन दिया जाए. फिजिकल एग्जामिनेशन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ताकि आपकी प्री एग्जिस्टिंग कंपनी, कोई अगर डायबिटिक है, किसी को हार्ट का इशू है, किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, तो हमारे रिकॉर्ड के अंदर ये चीजें होनी चाहिए ताकि आप अगर खुदा ना खास्ता ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स बीमार होते हैं, आपकी तबीयत खराब होती है, तो वी कैन हैव द एक्सेस. इवन आपका ब्लड ग्रुप जो है वो आपके ऑफिस के आईडी कार्ड पे लिख दिया जाता है ताकि अगर आपको खुदा ना खास्ता ब्लड की जरूरत होती है तो दैट वी कैन नो योर ब्लड ग्रुप. हम वहां पे टाइम जाया किए बगैर आपको ब्लड प्रोवाइड कर सकें. ठीक है. रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू, आरजेपी. आरजेपी के अंदर बेसिकली क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस जहां पर नेगेटिव एस्पेक्ट एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब को मेंशन किया जाता है ताकि एप्लीकेंट को अगर छोड़ के जाना है तो वो छोड़ के जा सके, वो मिसमैच ना हो. तो हम जॉब के ऊपर जो स्ट्रेंथ होती है, जो चीजें हमें रिक्वायर्ड होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों लोगों के सामने रख देते हैं, सो दैट वी डोंट हैव टू फेस द टर्नओवर लेटर ऑन. पहले ही अगर आप मिसमैच हो तो आप रिफ्यूज कर सकते हो हमारी ऑफर को. ठीक है. तो बहुत रियलिस्टिक होकर हम लोगों के सामने ये बातें रख देते हैं. एनी क्वेश्चन इफ यू गाइज हैव, प्लीज आस्क मी नाउ. चैट स्क्रीन पे लिखिए और बताएं मुझे. ओरिएंटेशन के अंदर हम न्यू एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कराते हैं डिफरेंट यूनिट्स के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स के अंदर, ताकि सब उनको वेलकम करें और सब उनकी किसी तरह से हेल्प करने की कोशिश करें इन एनी वे दे कुड और दे आर रिलेटेड टू, ताकि एम्प्लॉय को कोई डिफिकल्टी फेस ना हो काम के अंदर. एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होती है. ट्रेनिंग के अंदर
मेथड्स होते हैं, कुछ जनरल ट्रेनिंग्स होती हैं, कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है। जनरल ट्रेनिंग्स को हम सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग भी कहते हैं, स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स को हम हार्ड स्किल्स भी कहते हैं। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब होता है जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स की हो गई, मैनेजमेंट की कुछ हो गई, टाइम मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, दीज आर ऑल जनरल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। स्पेसिफिक, फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोडक्ट की नॉलेज है, ठीक है, कोई आपकी टीम बिल्डिंग है, कोई लीडरशिप स्टाइल है, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम है, कोई कस्टमर एजुकेशन या क्रिएटिविटी के बारे में है, तो ये दीज आर द स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। ये वही बंदा कंडक्ट कर सकता है जिसके पास नॉलेज हो स्पेसिफिकली ऑन दैट डोमेन। कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट को तो प्लीज मुझसे कर लीजिए, आई विल आंसर यू राइट हियर। इफ एनी वन ऑफ यू इज हैविंग एनी क्वेश्चन सो फार तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग मेथड्स, ऑन जॉब ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन, मेंटोरिंग, कोचिंग, एक्सपीरियंशियल, वर्कबुक, मैनुअल, क्लासरूम लेक्चर्स। अब मजे की बात है, ऑन जॉब, जॉब पे रहते हुए आपको एक सुपरवाइजर के अंडर दिया जाता है, ठीक है, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप इन साहब के पास जाएंगे। दैट पर्सन कैन बी टेकन एज अ कोच और एज अ मेंटोर। कोच अगर शॉर्ट टाइम स्किल सिखा रहा है तो कोच हो जाएगा, अगर लॉन्ग टर्म टाइम तुम्हें चीजें सिखा रहा है तो वो मेंटोर हो जाएगा। जॉब रोटेशन, हम एमटीओ प्रोग्राम के ऊपर मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर को हायर करते हैं और 1 साल तक आपको हर डिपार्टमेंट में रोटेट करवाते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि काम हो कैसे रहा है और आपको यह पता चल जाए कि आपको किस डिपार्टमेंट पे ज्वाइन करने में आपका इंटरेस्ट है और किस डिपार्टमेंट पे आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, ताकि आपकी परफॉर्मेंस को आपके इंटरेस्ट से मैच करके आपको सही डिपार्टमेंट में सही पोजीशन पे डिप्यूट कर दिया जाए। अच्छा, कुछ एक्सरसाइजेस करवाई जाती है, एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइजेस, जिसको हम कहते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू आपको लर्न करवाया जाता है, ठीक है। हाउ डू यू फील, हाउ वुड यू गो अबाउट इट। वर्क मैनुअल्स, अच्छा जी, ये आपके कोड बुक होते हैं जिनके मैनुअल्स प्रिपेयर करके इन रिटन डिपार्टमेंटल हर डिपार्टमेंट के हेड के पास होते हैं और एम्प्लॉय को किसी पोर्टल के ऊपर भी इनका सॉफ्ट कॉपी का एक्सेस दे दिया जाता है ताकि भाई ये मैनुअल पढ़ लो, ये चीज एक्सेप्टेबल है, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लासरूम लेक्चर्स और ऑफ कोर्स पावर पॉइंट स्लाइड को यूज करते हुए हम कभी कभी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी रखते हैं कुछ अपने एम्प्लॉयज के लिए। ऑनलाइन टेस्ट के बाद जो है वो मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद कुछ हम टेस्ट भी रखते हैं कि भाई अब ये टेस्ट दो और बताओ, ताकि हमको ये पता चल जाए टेस्ट के स्कोर से कि भाई ट्रेनिंग कितनी इफेक्टिव थी, ठीक है। टेक्नोलॉजी को भी हम यूज कर रहे हैं ट्रेनिंग के अंदर, ई लर्निंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप ये देख रहे हैं अभी अभी हम ऑनलाइन लेक्चर्स कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी के बगैर पॉसिबल नहीं है। फिर अब सीडी डीवीडी रोम वगैरह चला गया, सब कुछ क्लाउड पे जा रहा है, ये भी सेव हो रहा है, लेक्चर स्टोर हो रहा है क्लाउड पे और क्लाउड से डायरेक्ट आपको लिंक दे दिया जाएगा आपके पोर्टल के ऊपर, ठीक है। और जाहिर सी बात है क्लाउड के अंदर इन्होंने स्पेस की पेमेंट की होगी। कोई कंफ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को तो प्लीज आस्क मी नाउ। किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा पूछ लीजिए। आगे बढ़ रही हूँ। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जहन में रखा जाता है, उसके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स उसको बताया जाते हैं कि तुमसे ये स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपेक्टेड है, यानी ए से लेके सी तक का स्टैंडर्ड है, सी से नीचे आपकी कोई इंक्रीमेंट नहीं होगी और ए जो है या बी जो है वो आइडियल है, ठीक है। और आपका अप्रेजल यानी आपका इंक्रीमेंट जो है वो आपकी परफॉर्मेंस बेस होगा। अच्छा, अब आपके अप्रेजल के मेथड्स आपको लिख के बताया जाएगा, आपके इंसिडेंट्स के ऊपर आपको कॉल करके बताया जाएगा, आपके ग्राफिक रेटिंग स्केल्स होंगे, आपका बार्स होगा, मल्टी पर्सन 360 डिग्री आपका होगा। देखिए इन मेथड्स के अंदर जाने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा डिटेल में, एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इन मेथड्स के अंदर दीज आर द अप्रेजल मेथड्स जो कि आपके करिकुलम के अंदर नहीं है, बस आपको ये जानना है कि व्हाट इज एम्प्लॉय अप्रेजल। तो एम्प्लॉय अप्रेजल इज अ मेथड, इज अ प्रोसीजर जिसके ऊपर हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट की बात करते हैं कि उसका इंक्रीमेंट लग रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट लग रहा है कि उसने किस तरह से, अगर अच्छा परफॉर्म किया तो अच्छा इंक्रीमेंट लगेगा, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो अच्छा इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, ठीक है। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन हियर? कोई सवाल है बेटा तो प्लीज पूछ लो, कोई सवाल आ नहीं रहा मेरे पास।
एनी क्वेश्चन? बेटा मैंने अगेन मोहम्मद अहमद रजा, दीज आर द टाइप्स ऑफ डूइंग द अप्रेजल व्हिच इज नॉट एक्चुअली इंक्लूडेड इन द करिकुलम. आई डोंट वांट टू कंफ्यूज स्टूडेंट्स हियर, ठीक है ना. तो बस आप एम्प्लॉय अप्रेजल सिस्टम क्या है, अप्रेजल सिस्टम क्या होता है भाई, किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट लगती है, दैट्स इट. अब वो परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रिड सिस्टम, अच्छा टू एक्सप्लेन एक चीज मैं बता दूं जो कि यूजुअली हम कर रहे होते हैं. लेट मी, क्योंकि मैं आपको ये यहाँ पर एग्जांपल जो है वो बड़ी डिफिकल्ट वाली एचआर की टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं. आई डोंट वांट टू कंफ्यूज माय स्टूडेंट्स, बट मैं एक चीज आपको दे देती हूँ. एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको एक अप्रेजल फॉर्म जो है वो शेयर करके दिखा देती हूँ यहाँ पर. जस्ट अ मिनट. ओके, सो अप्रेजल form, images, and I'm going to pick the grading one. Okay, किधर गया ये? ओके, अब मैं आपसे शेयर करती हूँ. पहले मैं डेस्कटॉप पे जाऊँ, एक मिनट दीजिएगा बेटा. मैंने एक फॉर्म जो है वो आपका एम्प्लॉय अप्रेजल फॉर्म, वेयर इज द अप्रेजल फॉर्म? ओके, ठीक है, मैं अभी शेयर कर रही हूँ आप लोगों से स्लाइड शेयर, ताकि आपको ये चीज भी क्लियर हो जाए. एक मिनट दीजिएगा. कोई फॉर्म नजर आ रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर? बेटा स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नजर आ रहा है. जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि अप्रेजल कैसे होता है. ये इस तरीके से हम अप्रेजल करते हैं, आप सिर्फ इसको समझ लीजिए, दैट शुड बी मोर देन एनफ. यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है आप एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर रहे हैं, यानी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड मतलब ओके, एवरेज परफॉर्मेंस, और बिलो स्टैंडर्ड मींस यू नीड इंप्रूवमेंट. तो ये लीस्ट है और ये मैक्सिमम है. अब इन पैरामीटर्स के ऊपर हम आपकी अटेंडेंस हो गई, ठीक है, आपकी बेसिकली प्रोडक्टिविटी हो गई, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क हो गया, आपका रिलेशनशिप विद अदर्स हो गया, आपकी कमिटमेंट टू सेफ्टी हो गए, सेफ्टी मेजर्स, इन पैरामीटर्स पे हम आपकी नंबरिंग कर रहे होते हैं फ्रॉम 5 to 1. 1 इज द लीस्ट एंड 5 इज द मैक्सिमम. उसके बाद हम टोटल इसको ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है, और ग्रेडिंग करके हम आपसे भी साइन करते हैं, आपका मैनेजर भी साइन करता है, दोनों जब एग्री करते हैं तो एचआर के अंदर इसको सबमिट करा दिया जाता है. आपको ए ग्रेड, बी ग्रेड या सी ग्रेड की ग्रेडिंग मिल जाती है, उसके अगेंस्ट आपको आपकी इंक्रीमेंट हो जाती है. सो इट्स अ वेरी फेयर प्रोसेस. इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स हियर? इसको हम कहते हैं एम्प्लॉय अप्रेजल या परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, दो नाम होते हैं इसके. ठीक है जी, अब मैं ये स्किप कर रही हूँ, मैं फिर विंडो क्लोज कर रही हूँ सो दैट आई कैन शेयर द लिंक अगेन. वेट, एक मिनट बेटा. ओके, अब आपके पास स्लाइड नजर आ रही है बेटा? ठीक है, अब इस स्लाइड के अंदर देखें, यानी आपको क्या क्या कंपनसेशन हम कैसे कर रहे होते हैं. हम कंपनसेशन करते हैं, आपकी सैलरी बढ़ाते हैं, आपके इंसेंटिव्स पेमेंट्स बढ़ाते हैं, आपकी बेसिक पे बढ़ाते हैं, या आपको कुछ मैक्सिमम और चीजें, एक्स्ट्रा चीजें भी आपको हम देते हैं. यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा प्लीज पूछ लीजिए. एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, प्लीज आस्क मी नाउ. अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय लेवल ऑफ कंपनसेशन एंड बेनिफिट का. देखिए
अगर एम्प्लॉय का टेन्योर एंड परफॉर्मेंस, टेन्योर का मतलब है कि कितने लंबे अरसे से वो एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, नॉट ओनली कि लंबे अरसे से नंबर ऑफ इयर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, एक अभी मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुझे पता चला है, अभी आई वॉज टॉकिंग टू एन एचआर मैनेजर, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ी अच्छी पॉलिसी हमें नजर आई। प्रोविडेंट फंड का एक अमाउंट हमारी सैलरी से डिडक्ट होता है। ठीक है, तो अब क्योंकि हम लोग सारी ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट कटिंग पे जा रही हैं, तो हम शायद ये पॉलिसी अपना लें और इसको हम आगे गोइंग फॉरवर्ड हम इसको इम्प्लीमेंट कर दें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। वो कहते हैं कि जो एम्प्लॉय 1 साल काम करते हैं उनको हम कोई प्रोविडेंट फंड का अमाउंट नहीं देंगे इफ दे रिजाइन। 3 साल काम करते हैं 50% आपको मिल जाएगा प्रोविडेंट फंड का अमाउंट। अगर आप मोर देन 5 इयर्स काम करते हैं आपको 100% जो है वो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट मिलेगा। सो दिस इज समथिंग गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखिए टेन्योर, नंबर ऑफ इयर्स भी मैटर करते हैं किसी भी बेनिफिट को क्लेम करने के लिए। काइंड ऑफ जॉब परफॉर्म्ड, आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या थी, उसके अंदर आपकी स्किल्स का क्या लेवल रिक्वायर्ड था। कुछ जॉब्स होती है बहुत डिफिकल्ट होती हैं, तो वो हाईली स्किल्ड पेड जॉब होती हैं, तो उनको आप उसमें आपकी बेसिक सैलरी उसी हिसाब से होती है कि कितना स्किलफुल। फॉर एग्जांपल सीए की सैलरी क्यों एमबीए वालों से ज्यादा होती है, आईसीएमए को जॉब फॉरन क्यों मिल जाती है जो कि अगर एमबीए वालों को नहीं मिल रही होती है, तो दिस इज बिकॉज काइंड ऑफ एक्सपर्टीज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स हैं कि नहीं है। यूनियनाइजेशन, अभी मैंने आपको लेबर्स के बारे में बताया था। लेबर कैपिटल इंसेंटिव, लेबर से रिलेटेड आपके जो राइट्स होते हैं, लेबर राइट्स, यूनियनाइजेशन एंड लेबर राइट्स आर द सेम थिंग। मैनेजमेंट की फिलॉसफी, मैनेजमेंट का क्या थॉट है टूवर्ड्स द पे स्केल। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो बहुत ज्यादा मार्केट कंपैरेटिव पैकेजेस पे नहीं करती है। मे बी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी सैलरी पैकेजेस बहुत ज्यादा नहीं होते लेकिन आपके पर्क्स बहुत होते हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन, कहां पर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, साइज ऑफ द कंपनी क्या है, ये सारी चीजें आपके कंपनसेशन एंड बेनिफिट के अंदर रोल प्ले कर रही होती हैं। अगर अब याद आए तो मैंने कहा था वो हर कंपनी के अंदर डिफरेंट राइट्स होंगे। जिस कंपनी की टैग के अंदर वो कंपनी रजिस्टर्ड होगी उसको लॉफुली वही चीजें फॉलो करनी होगी। इज इट क्लियर टू यू नाउ? कोई कंफ्यूजन यहां पर बच्चों? एनी क्वेश्चन इफ यू हैव प्लीज आस्क मी नाउ, जल्दी जल्दी। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ रहे हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स का काम क्या होता है? डाउनसाइजिंग करना। डाउनसाइजिंग का मतलब है डिक्रूटमेंट, लोगों को निकालना, एलिमिनेट करना। तो हमको ओपनली ऑनेस्टली कम्युनिकेट कर देना चाहिए अपने लोगों को कि भाई हम डाउनसाइज कर रहे हैं, कंपनी लॉस के अंदर है। लॉस के अंदर है तो हमको कॉस्ट रीच करने के लिए या निकालने के लिए हमको डाउनसाइजिंग पे करना पड़ेगा। तो नाउ वी हैव टू रिमूव फ्यू पीपल, और जो लोग रह जाएंगे उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि आप, ये बुरा टाइम है, परेशान नहीं हो, आपकी जॉब सेफ है, हमने डाउनसाइज जितने लोगों को करना था हमने कर दिया, ताकि वो लोग डिमोटिवेटेड ना हो या वो लोग भी छोड़ के जाने की ना करें। वर्कफोर्स डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है तो डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के लोग हमारे साथ काम करें, ताकि हम ऑन द बेसिस ऑफ किसी किस्म के डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर, रीजन, लैंग्वेज, डोमिसाइल ना करें। बट ये सिर्फ किताबी बातें हो, यही रहा होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेफरेंस के ऊपर जॉब मिल रही होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड थिंग्स आर फिक्स्ड गोइंग फॉरवर्ड, तो हालात और बुरे होने वाले हैं। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं। कम्युनिकेट ओपनली करो, ऑनेस्टली बताओ लोगों को। ठीक है, उनको इन्फॉर्म करो। जो सर्वाइविंग एम्प्लॉयज हैं उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट करो, उनके लिए अच्छे न्यू गोल सेट करो। ले ऑफ का इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कभी भी अच्छा नहीं होता, इकोनॉमी के ऊपर भी अच्छा नहीं होता। कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन अभी बंद हो गई हैं आपके सामने, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन एंड सिचुएशन है। ठीक है, जो जॉब से लगा हुआ है बस जॉब से अभी तो इंक्रीमेंट भूल जाओ, लगे हुए रही जॉब, यही बड़ी बात आ जाती है। लॉ एंड रेगुलेटिंग सर्वेंस पे और बेनिफिट, फॉर एग्जांपल 1 महीने का नोटिस देना, नहीं तो 1 महीने की सैलरी देना लीगली। ठीक है, सपोर्ट करें, काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करें सर्वाइविंग एम्प्लॉयज को। उनके ऊपर अगर हमने वर्क बढ़ा दिया है तो उनकी सैलरी के अंदर कुछ इंसेंटिव्स दें उनको। ठीक है, हम रोल को रीअसाइन करेंगे, रीडिजाइन करेंगे। ठीक है, और बेसिकली हमको अपने एम्प्लॉयज का मॉरल वैल्यू जो है वो बूस्ट करना होता है, सो दैट
उनके साथ वन ऑन वन कम्युनिकेशन करें, उनको रीएश्योर करें कि जी आपके साथ कोई अब मजीद डाउन साइजिंग नहीं होगी, योर यू हैव अ सिक्योर जॉब, सो दैट दे कैन परफॉर्म एंड दे कैन actually cope with the stress which they might be having. ठीक है? Now this is harassment is something very common these days, जिसको डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है. ठीक है? इसके अंदर आपको किसी को आप गेज भी कर रहे हैं तो दैट आल्सो कम्स अंडर हरासमेंट. किसी को आप एक्स्ट्रा मैसेजेस भी कर रहे हैं, किसी के साथ आप बहुत स्वीट ओ माय हेलो यू नो, अक्सर लोग वर्ड्स यूज करते हैं डार्लिंग डियर, सो दिस इज समथिंग वर्बल harassment हो जाती है. So you have to be very careful when you are talking professionally with other gender people in specific. अब तो खैर बिल पास हो गया, अल्लाह माफ करे, तो सेम जेंडर में भी आपको अपने अल्फाज का जो सिलेक्शन है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, so that people are not misunderstanding your gestures and postures and words. ठीक है? किसी को ऑफेंसिव फील नहीं कराना चाहिए, irrespective of gender or irrespective of religion. एक हेरासमेंट के अंदर रिलीजन या पॉलिटिकल ओपिनियन भी मैटर करता है कि कॉन्फ्लिक्ट आया एंड इट लेड टू हेरासमेंट. नो, इट शुडंट. अच्छा, वर्क प्लेस के ऊपर रोमांस के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने, एमएनसीज ने बनाया हुआ है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ कैन नॉट वर्क एट द सेम प्लेस. तो उससे पहले तो शादी से पहले आपका रोमांस हो वो मसला नहीं है, बट आप शादी के बाद डिसाइड कर लो कि हस्बैंड को छोड़ना है या वाइफ को छोड़ना है जॉब. सो ये हो जाता है. या सेम ब्रांच के अंदर दोनों काम ना करें, डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर. हर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी डिफरेंट है. ठीक है? वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है. जॉब शेयर करें, फ्लेक्सिबल आवर्स दें, फ्लेक्सिबल ये सारी फ्लेक्सिबिलिटीज आईसीएमपी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है. एंड मैं तो वैसे भी क्योंकि विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हूं, सो आई एम वर्किंग and I'm maintaining my work life balance, alhamdulillah. ठीक है? करंट इश्यूज क्या हैं? कॉस्ट कंट्रोलिंग, हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया था. अब तो गवर्नमेंट ने भी ये चीजें मना कर दी हैं कि हम जो हैं वो आपके पेरेंट्स का या फैमिली का जो है ओपीडी नहीं देंगे, आपके स्पाउस एंड बच्चों का देंगे, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर आपके ओपीडी की कॉस्ट ज्यादा आ रही होती है. तो वी हैव स्टॉप दैट. पेंशन प्लान्स के ऊपर शेख रशीद तो बहुत हंगामा कर रहे होते हैं कि रेलवे के पेंशन प्लान, अगर कोई मर गया है तो उसकी फैमिली को और उसके अनमैरिड बच्चों को अभी तक पेंशन जा रहे हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा जा रहा है. सो दिस इज एक्चुअली important concern for our government at present, and that's the end of this chapter. Any student who is having any kind of question, please ask me now. आज इत्तेफाक से क्योंकि दोनों चैप्टर्स थोड़े लेंदी थे तो टाइम लग गया, हमारा टाइम तकरीबन पूरा होने वाला है. तो मुझे बताइए अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो मुझसे कर लीजिए. You can write your questions on the chat screen and I will try answering you. कोई सवाल किसी भी स्टूडेंट के पास है तो प्लीज बेटा मुझसे कर लीजिए. एनी क्वेश्चन? किसी के पास कोई सवाल नहीं है? पक्की बात है? ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है. प्लीज कोशिश कीजिएगा कि रोज की क्लासेस, रोज के लेक्चर्स रोज गो थ्रू कर लें क्लास में आने से पहले. कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज कर दिया है, मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, बाकी बच्चे मुझे मैसेज कर दें तो मैं उनको भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं. एंड ट्राई कोऑपरेटिंग विद वन अनदर. ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू द मटेरियल और एनी एमसीक्यूज या कुछ भी आपको प्रैक्टिस के लिए जो भी चीजें चाहिए, डू इट देयर. बिलाल, ये किस किस्म का सवाल है? कोर्स आउटलाइन इज मोर देन एनफ फॉर यू टू पास द एग्जाम. ठीक है बिलाल? ओके, थैंक यू सो मच. सो आज मैं क्लास एंड कर रही हूँ यहाँ पर, फिर इंशाल्लाह कल अपने टाइम पे मुलाकात होती है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.